तो नमस्कार साथियों, एक नए टॉपिक में एक बार फिर से आप सभी का जोरदार स्वागत है। कोवेलेंट कंपाउंड्स हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। ये जो कोवेलेंट कंपाउंड्स का एरिया है, आप इसमें पी ब्लॉक बहुत बड़े अमाउंट में कवर करने जा रहे हैं। बड़े एक्सटेंट पर पी ब्लॉक को आप कवर करने जा रहे हैं। एस ब्लॉक से थोड़ा सा इसका वास्ता थोड़ा कम होगा, बट पी ब्लॉक से इसकी कनेक्टिविटी थोड़ी ज्यादा है। ठीक है, थोड़ी ज्यादा क्या, इनफैक्ट ज्यादातर पी ब्लॉक ही इसमें आप कवर करेंगे। तो आइए सबसे पहले एक इंट्रोडक्शन के तौर पे पहले हम लोग ये पढ़े कि कोवेलेंट कंपाउंड्स कैसे कंपाउंड होते हैं, फिर क्लासिफिकेशन ऑफ हम लोग कोवेलेंट बॉन्ड भी करेंगे। मतलब हम लोगों ने 9-10 से ही थोड़ा बेसिक लेवल से ये चीज सीखा है कि मेटल और नॉन मेटल के कंपाउंड्स जहां आयोनिक होते हैं, वहीं नॉन मेटल से मिलकर बने हुए कंपाउंड्स कोवेलेंट होते हैं। तो इस बात को पहले लिखते हैं कि कंपाउंड्स ऑफ नॉन मेटल्स आर जनरली कोवेलेंट। अच्छे से आ जाइए, अच्छे से सीखिएगा। कंपाउंड्स ऑफ नॉन मेटल्स आर जनरली कोवेलेंट। नॉन मेटल के जो कंपाउंड्स होते हैं वो सामान्य तौर पर कोवेलेंट होते हैं। कुछ को छोड़ के जो आपके सिलेबस में है कुछ उसकी बातें मैं कर रहा हूं, ठीक है, अच्छे से देखेंगे। किसको छोड़ के? एक्सेप्ट IF, I2O4, I4O9 एंड सम अदर्स। ठीक से देखिए, मैंने क्या बोला? मैंने बोला कुछ को छोड़ के, जैसे IF, I2O4 और I4O9। और भी कुछ है, लेकिन हम लोग के सिलेबस में ये तीन ही हम लोग जान ले तो काफी है। एक्चुअली दो ही जाने तो काफी है। एक्चुअली ये और ये, यही दो जाने तो काफी है, लेकिन फिर भी चलो एक और हमने आपको लिखा है। तो नॉन मेटल के कंपाउंड्स कोवेलेंट होते हैं, इनको छोड़ के। ये नॉन मेटल के ही कंपाउंड्स हैं, इनको छोड़ के, ध्यान से। अब पॉइंट क्या है, इसमें थोड़ा सा और रेक्टिफिकेशन हम करना चाहेंगे। नॉन मेटल के बाइनरी आप कर लीजिए, कंपाउंड्स ऑफ बाइनरी कंपाउंड्स लगा ले तो और ज्यादा आपका ये मुहावरा सटीक बैठेगा। सर ये आपने एक्स्ट्रा क्यों चेंज किया है? बाइनरी कंपाउंड्स ऑफ नॉन मेटल्स आर जनरली की जगह आप बाइनरी हमने लगाया है तो नेसेसरली कर लीजिए। बिल्कुल, अब मैं नेसेसरली करने वाला हूं। सर ये चेंजेस आपने क्यों किया? देखो, और बेसिक लेवल पे बातें कर रहा हूं। जैसे अगर आप कंपाउंड्स ऑफ एग्जांपल्स में चलो, कंपाउंड्स ऑफ नॉन मेटल्स, ठीक है, मान लो कि आपने लिखा NH4Cl। बेटा देख, इसमें नाइट्रोजन नॉन मेटल, हाइड्रोजन नॉन मेटल, क्लोरीन नॉन मेटल, तो होना चाहिए तेरा कोवेलेंट, बट है ये आयोनिक, सबको पता है। कैसे? NH4 प्लस जोड़ Cl माइनस। क्लियर है? तो ऐसे बहुत सारे कंपाउंड हो सकते हैं, N2H5NO3 या NO2, हाइड्राजीनियम नाइट्राइट, SO4 नाइट्रेट लगा लो तो NO3, सल्फेट लगा लो तो SO42 माइनस। अब इसमें भी क्या है, ये भी आयोनिक है। कैसे? तो N2H5 प्लस का कटायन है बेटा, और NO3 माइनस का अनायन है। तो ऐसे बहुत तेरे हैं, बहुत सारे हैं जो नॉन मेटल के आयोनिक हो सकते हैं। इसीलिए हमने उसको लिमिट किया कि नॉन मेटल के आयोनिक कब नहीं होंगे, जब वो बाइनरी होगा। बाइनरी मतलब सिर्फ दो नॉन मेटल से मिलकर बना हुआ, तब तो वो हर हाल में कोवेलेंट होगा। अब वो हर हाल में कोवेलेंट होगा। अगर दो नॉन मेटल से मिलकर बना हुआ कंपाउंड है, वो हर हाल में कोवेलेंट होगा। आप आ जाए वाइल बाइनरी कंपाउंड्स ऑफ नॉन मेटल्स, अच्छे से सीखे हैं आप। बाइनरी कंपाउंड्स ऑफ नॉन मेटल्स की अगर बातें की जाए, नॉन मेटल्स जैसे मान लो HF। आपने कभी सोचा है कि HF में EN डिफरेंस 4.0 माइनस 2.1 इक्वल्स टू 1.9 है, और ये आपके 1.7 से अच्छा खासा बड़ा है, फिर भी ये कोवेलेंट है। क्यों? क्योंकि ये नॉन मेटल का बाइनरी कंपाउंड है। नॉन मेटल के बाइनरी कंपाउंड्स को हर हाल में कोवेलेंट होना। हमने पहले क्या लिखा? कंपाउंड्स ऑफ नॉन मेटल्स आर जनरली कोवेलेंट, वो भी सही था, लेकिन हमने रेक्टिफिकेशन क्यों किया? क्योंकि यार बहुत सारे ऐसे हैं नॉन मेटल के कंपाउंड जो आयोनिक है।
अमोनियम सल्फेट लोगे तो आयोनिक होगा, अमोनियम कार्बोनेट लोगे तो आयोनिक होगा, हाइड्रोजीनियम नाइट्रेट नाइट्राइट सल्फेट, मतलब ऐसा कि जिसमें सारा, समझ रहे हो, नॉन मेटल ही नॉन मेटल है लेकिन कटायन एनायन का ग्रुप मौजूद है, तब तो वो आयोनिक होगा। तो हमने लिमिट किया कि गारंटी तब लूंगा कि कोवेलेंट ही होगा जब दो नॉन मेटल से मिलकर बना हो। तो हमने क्लियर किया कि बाइनरी कंपाउंड्स ऑफ नॉन मेटल्स, अगर आपके दो नॉन मेटल से मिलकर बने हुए कंपाउंड्स हैं तो वो नेसेसरली कोवेलेंट होते हैं, इन तीनों को छोड़ के। हमने एक लाइन इस्तेमाल किया केमिकल बॉन्डिंग, अब बाकी लाइन में ब्लॉक इस्तेमाल कर रहा हूं। आ जाओ, जैसे ही किसी कंपाउंड को आयोनिक आप बताते हो तो आपके मन में सबसे पहले जिज्ञासा क्या होती है, सर उसके आयंस के बारे में डिस्कस करो। IF इक्वल्स टू I प्लस और F माइनस, I2O4 इक्वल्स टू IO पर प्लस एंड IO3 पर माइनस। जी हां, देखो I2O4 इक्वल्स टू IO पर प्लस सॉलिड कटायन एंड सॉलिड एनायन है IO3 पर माइनस। अगर आप वहीं पर I4O9 ले ले इक्वल्स टू, क्या ले ले बेटा, I4O9, तो अब जरा देखिए कैसे है ये, I पर 3 प्लस प्लस IO3 का माइनस का होल 3, बहुत इंपॉर्टेंट, खास करके लेफ्ट साइड वाला। तो आपसे कंपाउंड में कटायन एनायन के बारे में पूछेगा, कंपाउंड में कटायन एनायन के बारे में पूछेगा। क्या क्या लिखा हमने, बाइनरी कंपाउंड्स ऑफ नॉन मेटल्स आर नेसेसरली कोवेलेंट एक्सेप्ट IF, I2O4 एंड I4O9, और भी है लेकिन हम लोग के सिलेबस में यही है। IF दो नॉन मेटल से मिलकर बना हुआ क्या है, बाइनरी कंपाउंड है नॉन मेटल का, लेकिन फिर भी ये आयोनिक है। इसका कॉन्स्टिट्यूएंट क्या है, I प्लस एंड F माइनस। I2O4 इक्वल्स टू IO प्लस कटायन एंड IO3 माइनस आयोडेट एनायन, और I4O9 क्या है, I पर 3 प्लस और IO3 पर माइनस का होल 3। ठीक है, ठीक है ना। देख बेटा, I पर 3 प्लस 3 प्लस और IO3 माइनस का होल 3, तो 3 माइनस गुना 1 माइनस इंटू 3, 3 माइनस हो गया, तो ये आपके आयोनिक। अब सवाल है, हमने क्लियर कर दिया कि नॉन मेटल के कंपाउंड्स जनरली कोवेलेंट, लेकिन बाइनरी नॉन मेटल्स के कंपाउंड्स, मतलब कंपाउंड्स जो बाइनरी दो नॉन मेटल्स के मिलकर बना हुआ है, वो नेसेसरली कोवेलेंट एक्सेप्ट वेरी फ्यू IF, I2O4, I4O9, हम लोग के सिलेबस में यही है। IF इक्वल्स टू I प्लस एंड F माइनस, I2O4 इक्वल्स टू I पर IO पर प्लस एंड IO3 पर माइनस। मेरे साथ बोल लो, IF इक्वल्स टू, बोल लो I प्लस F माइनस, I2O4 इक्वल्स टू IO पर प्लस एंड IO3 पर माइनस, और I4O9 इक्वल्स टू I पर 3 प्लस एंड IO3 माइनस वाले का होल 3, 3 है उसकी संख्या, तो टोटल ये बन गया। अब मैं बात करूंगा, ये अच्छे से देखिए, ये आपका पेज नंबर 1 है। अब मैं बात करूंगा ये कि अब मैं क्या बात करूंगा इसमें, वैसे कंपाउंड्स की चर्चा होनी चाहिए हमारे पी ब्लॉक से जो नॉन मेटल के बाइनरी भी हैं और कोवेलेंट भी हैं, लेकिन यदि उनका फिजिकल स्टेट बदला जाए तो किसी पर्टिकुलर स्टेट में जाकर के वो आयोनिक हो जाए। सर ये क्या बवाल आपने बोल दिया, हाँ एग्जैक्टली। हमारे सिलेबस में ऐसे बहुत सारे कंपाउंड्स पढ़ने हैं जो नॉन मेटल के बाइनरी हैं, कोवेलेंट भी हैं, होना भी चाहिए नॉन मेटल के बाइनरी कोवेलेंट, लेकिन जब उनका आप फिजिकल स्टेट चेंज करो, मतलब अगर वो नॉर्मली गैस हैं तो उनको सॉलिड फेज में ले जाओ,
ज्यादातर सॉलिड के साथ ऐसी घटना होती है, तो वो अपना बॉन्डिंग बिहेवियर बदल देते हैं, मतलब अब वो क्या हो जाते हैं, कोवेलेंट से आयोनिक हो जाते हैं। ऐसे बहुत सारे हैं और ये आपके पी ब्लॉक का कोर कॉन्सेप्ट है, इससे क्वेश्चंस आते हैं। और कई बार ऐसे आपको हमने जब बॉन्डिंग का हमने कभी प्रैक्टिस करवाया है पीवाईक्यूज वगैरह, तो हमने आपको बताया है कि आपको कई बार पूछेगा XeF6 के सॉलिड कटायन में हाइब्रिडाइजेशन क्या है, तो इन सब क्वेश्चन को भी सॉल्व आप इसी से कर पाएंगे। तो आ जाओ, क्या लिखना है कि बहुत सारे कोवेलेंट कंपाउंड्स जो बाइनरी कोवेलेंट है नॉन मेटल्स के, वो अपना फिजिकल स्टेट बदलने पर आयोनिक हो जाते हैं कोवेलेंट्स। मेनी बाइनरी कोवेलेंट कंपाउंड्स of non-metals become ionic when they shift to another physical state। अच्छे से सीखेंगे इसको, another physical state। जी हाँ, पी ब्लॉक आप पढ़ रहे हैं, मैंने आपको क्लियर बोला था कि केमिकल बॉन्डिंग बहुत कम है इसमें, पी ब्लॉक बहुत ज्यादा है ऐसे में अमाउंट में। एग्जैक्टली तानिया जी, एग्जैक्टली PCl5, वेरी गुड वेरी गुड, एग्जैक्टली। आइए, जैसे पहला एग्जांपल चलो तानिया ने बोल दिया तो वही ले लिया जाए, PCl5। जो PCl5 है वो नॉर्मल PCl5 गैसियस होता है और ये कोवेलेंट है। आपने बहुत तेरे बार सुना होगा इसका नाम, PClClClCl। हाइब्रिडाइजेशन ऑफ फॉस्फोरस इज sp3d हियर, ठीक है, ये कोवेलेंट है। अब अगर आप इसको सॉलिड में ले जाएं तो भाई साहब ये आयोनिक हो गया। तो हमने यही बोला कि बाइनरी कंपाउंड्स, मेनी बाइनरी कोवेलेंट कंपाउंड्स ऑफ नॉन मेटल्स बिकम आयोनिक व्हेन दे शिफ्ट टू अनदर फिजिकल स्टेट। आयोनिक हो गया तो बड़ी चिंता की बात है कि सर जैसे ही आयोनिक हुआ तो एक क्वेश्चन तो ये पूछा जाता है कि उसका सॉलिड का फॉर्मूला आयोनिक का क्या होगा, PCl4 प्लस कटायन और PCl6 माइनस अनायन। दो कटायन और दो अनायन, सॉरी एक कटायन और एक अनायन, मतलब 2 मोल PCl5 किसमें कन्वर्ट हो गया, PCl4 प्लस कटायन और PCl6 माइनस अनायन। अब आप इन क्वेश्चन को देखें, प्यारा सा आईआईटी का क्वेश्चन, which of the following change or changes occur when PCl5 gas gets converted to PCl5 solid। ऑप्शंस को गौर करें, पहला चेंज इन बॉन्डिंग बिहेवियर, अगले ऑप्शन को देखें, चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर, अगले ऑप्शन को देखें, चेंज इन ज्योमेट्री, और अगला है चेंज इन हाइब्रिडाइजेशन। जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर आप बताएं। हालांकि मुझे ये क्वेश्चन आपको ये पढ़ाने से पहले पूछना चाहिए, लेकिन चलो अगर हमने पढ़ा दिया तो अब उम्मीद करता हूं कि आप सही जवाब देंगे। जल्दी से सोच के बताएं क्या होगा आंसर, प्लीज
Which of the following change or changes occurred when PCl5 gas gets converted to PCl5 solid? पहला चेंज इन बॉन्डिंग बिहेवियर, दूसरा चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर, तीसरा चेंज इन ज्योमेट्री एंड चौथा चेंज इन हाइब्रिडाइजेशन। आपके अकॉर्डिंग क्या आंसर होना चाहिए? चलिए, सबसे पहला जवाब है मुकेश सर का। मुकेश जी ने जवाब दिया है ए, और अगला मनमीत जी ने जवाब दिया है एसीडी, अभिषेक जी ने जवाब दिया है एसीडी। आते जाइए, और लोगों के जवाब क्या हैं देखते जाते हैं। ए, एसीडी, 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 आते जाइए। अच्छा सर, आप सामने से हट जाओ तभी तो, बिल्कुल। एसीडी ताबड़तोड़ आप लोग छापे जा रहे हो। अच्छा, कुछ आतंकवादियों ने अपना जवाब एसीडी से बदल के एबीसीडी कर लिया है, और उसी आतंकवादी ने, नहीं नहीं ये दूसरा आतंकवादी है, फिर एसीडी। चलिए, सारे लोग एसीडी है, एसीडी है, एसीडी है, एसीडी है, एसीडी है। एक जवाब ए है और एक जवाब एबीसीडी भी है। कोई और भी होनहार लोग आइए और कुछ नए तरीके का जवाब दीजिए। डीईएफ, जीएचआई, रेड एफएम, कुछ इस तरह का दीजिए। मिर्ची, बिग एफएम, आते जाओ आते जाओ। एसीडी, एसीडी, एबीसीडी, ए। चलो मैं सॉल्व करता हूं। इनमें से कौन से चेंज, एक जवाब और आया, वाह, वही मैं कह रहा था कि कोई तो जवाब दूसरा दे कुछ। देख रहे हो कितना प्यारा सा जवाब आया है, एडी, वाह। इनमें से कौन से चेंज होंगे जब PCl5 को आप PCl5 गैस को सॉलिड में कन्वर्ट करेंगे? तो सबसे पहला तो बॉन्डिंग बिहेवियर तो बदल ही रहा, इसलिए ए तो होना ही होना, क्योंकि कोवेलेंट से आयोनिक हो रहा। ऑक्सीडेशन नंबर आप निकाल लेना, ऑक्सीडेशन नंबर, क्या दिक्कत क्या ऑक्सीडेशन नंबर में, +5। और यहां पे निकाले आप x -4 इक्वल्स टू +1, x इक्वल्स टू अगेन +5, और यहां भी निकाले x - 6 इक्वल्स टू -1, x इक्वल्स टू अगेन +5। तो कहां ऑक्सीडेशन नंबर चेंज हुआ भाई साहब? झूठ मूठ का बदनाम करते रहते हैं इनऑर्गेनिक को, बताइए। +5 +5, तो इसीलिए बी नहीं होगा आंसर। चेंज इन ज्योमेट्री, बिल्कुल ज्योमेट्री बदला, क्योंकि PCl4+ कैसे सॉल्व करोगे आप, सोचो। ऐसे ना, ऐसे ना जी, फास्फोरस ने एक लूज कर दिया तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन टेट्राहेड्रल, और PCl6- एक गेन हो गया, तो अब ये ऑक्टाहेड्रल टाइप का आएगा। sp3d2 ऑक्टाहेड्रल। तो कहानी क्या बनी दोस्त मेरे, क्या बनी कहानी? तो हाइब्रिडाइजेशन में भी चेंज हुआ, ज्योमेट्री में भी चेंज हुआ, ऑक्सीडेशन नंबर में चेंज नहीं हुआ, और बॉन्डिंग बिहेवियर में चेंज नहीं हुआ। उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। ऐसे बहुत सारे अपने सिलेबस में, और ये आप पी ब्लॉक के किस पार्ट का कहां से उठा रहे हो? ये 12th वाला एरिया जो है, 12th वाले एरिया में जो नाइट्रोजन फैमिली वाली एरिया है, वहां से आपने इस कंटेंट को उठाया है। मैं और दूसरे कंटेंट लेता हूं और एग्जांपल्स के साथ, आ जाइए, आइए। बी नंबर, इसी के ग्रुप की PBr5 की बातें कर रहा हूं। PBr5 इसी के तरह गैसियस फेज में कोवेलेंट है, एंड अगेन जब आप PBr5 को सॉलिड फेज में ले जाओगे दोस्त, तो दिस बिकम्स आयोनिक। और एक बार फिर से ये आयोनिक अगर है तो इस बार इसके कॉन्स्टिट्यूएंट्स जानने की जरूरत है, लेकिन उस तरह से नहीं होगा जैसे पिछले बार था।
देखें अच्छे से, चेंज कर गया बेटा, हाँ जी बदल गया। इसीलिए मैं बोलता हूं इनऑर्गेनिक में चूंकि, इसलिए सिंस एंड देयरफॉर अपन नहीं लगाते। एसीडी वाले लोग सही है आप लोग। तो यहां पे कहानी अलग हो गई। PCl5 में क्या था, PCl4+ और PCl6-, और PBr5 में क्या है, PBr4+ एंड Br-। बहुत अलग है कहानी, बहुत अलग है कहानी। PBr4+ एंड Br-, वहां था PCl4+ एंड PCl6-। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा, बिल्कुल अलग। अब अगर जिज्ञासा होगी कि सर PF5 की कहानी क्या है, क्योंकि PBr5 PCl5 में तो अलग हुआ, इसकी कहानी फिर अलग है। आप इसको गैस रखो कि सॉलिड रखो, समझ रहे हो, दोनों के दोनों कोवेलेंट है बोथ आर कोवेलेंट। तो बेटा इनऑर्गेनिक में ऐसे ही होता है, ठीक है, चूंकि एक ये तो इसलिए दूसरा भी ये, ऐसा जरूरी नहीं है। अब बोलोगे कि सर PI5 क्या वाकई वो भी दूसरा है, वो तो और तीसरा है। क्या तीसरा है, PI5 डज नॉट एग्जिस्ट, वो एग्जिस्ट ही नहीं करता है स्टेरिक हिंड्रेंसेस की वजह से, बिल्कुल नहीं। ना तो आप PI5 गैस में कह सकते हैं, ये भी नहीं एग्जिस्ट करेगा, ना आप PI5 ना तो गैस में, ना PI5 सॉलिड में, और ना ही PI5 लिक्विड में, तीनों में से किसी फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करेगा। हाँ एग्जिस्ट करता है PI5 एक्वस में, एक्वस में, और ये PI4+, एक्वस मतलब वाटर हो गया, तो ये तो PI5- है ही नहीं, समझ रहे हो ना, ये तो PI5- है ही नहीं, PI5 है ही नहीं फिर, क्योंकि एक्वस हो गया, एक्वस मतलब वाटर। तो PI5 एग्जिस्ट नहीं किया, PBr4 किया, और उसकी कहानी हमने आपको समझाया है। और PF5 सॉलिड गैस दोनों में कोवेलेंट रह गया, PCl5 गैस में कोवेलेंट, सॉलिड में आयोनिक, PCl4+ PCl6-, और PBr5 गैस में कोवेलेंट, सॉलिड में आयोनिक, आयोनिक का फॉर्मूला PBr4+ Br-। यहां तक क्या सभी लोगों को समझ में आया, बताएं। क्या आपने पूछा है मुकेश, एक बार फिर से क्लियर हो, सर इनके चेंजेस भी अलग अलग हो जाएंगे, क्या मतलब, वो ऑप्शंस, अगर आप सेम क्वेश्चन के लिए बात कर रहे हैं वो पूछ रहे हो क्या मुकेश, कि अगर मैं वही ऑप्शन डालूं इन सब के लिए तो की बात कर रहे हैं क्या? प्लीज अपने क्वेश्चन को थोड़ा और क्लियर कर ले। देखिए अगर आप PBr5 के लिए ये क्वेश्चन तैयार करते हो, वहां भी बॉन्डिंग बिहेवियर बदल जाएगा, कोवेलेंट से आयोनिक, ऑक्सीडेशन नंबर वहां भी नहीं बदलेगा, ज्योमेट्री वहां भी बदलेगी, क्योंकि ट्रायगोनल बाइपिरामिडल से टेट्राहेड्रल, और हाइब्रिडाइजेशन वहां भी बदलेगा sp3d से, तो PBr5 भी लगाओगे तब भी यही होगा। लेकिन अगर PF5 के लिए क्वेश्चन लोगे तो बिल्कुल वही आंसर नहीं होगा। क्यों? क्योंकि PF5 के साथ आप कहानी समझ पा रहे हैं ना, बॉन्डिंग बिहेवियर भी नहीं बदल रहा है, ऑक्सीडेशन नंबर नहीं बदल रहा है, ज्योमेट्री भी नहीं बदल रहा है, हाइब्रिडाइजेशन भी नहीं, कुछ नहीं बदलेगा उस केस में, ठीक है। आपने जो क्वेश्चन मनमीत पूछा है एनओ के बारे में, तो पहली बात, एनओ कोऑर्डिनेट बॉन्ड जो आपने उसमें लिखा है, एनओ में हालांकि वैसा कोई कोऑर्डिनेट बॉन्ड नहीं होता, मैं आगे पढ़ाऊंगा, कोई भी एनओ में कोऑर्डिनेट बॉन्ड नहीं है, लेकिन चलो आपने जो लिख दिया है, अब उसमें कहानी है कि कोऑर्डिनेट बॉन्ड भी तो कोवेलेंट बॉन्ड होते हैं, तो इसको बॉन्डिंग बिहेवियर बदलना नहीं बोलते हैं। बॉन्डिंग बिहेवियर बदलने का मतलब हुआ आपका कोवेलेंट बॉन्ड आयोनिक में कन्वर्ट हो जाए, आयोनिक बॉन्ड कोवेलेंट में कन्वर्ट हो जाए, तब जाके बॉन्डिंग बिहेवियर बदलना हो। तो हमने ए में दिखाया ऐसा एग्जांपल PCl5, हमने बी में दिखाया ऐसा एग्जांपल PBr5, हमने सी में दिखाया ऐसा एग्जांपल PF5। चलो डी की बारी है, कुछ नया करते हैं, आ जाओ XZF6। अच्छे से देखिए, XZF6 गैस फेज में दोस्त कोवेलेंट है, लेकिन XZF6 को जब आप सॉलिड फेज में लाते हैं ना, अगेन दिस बिकम्स आयोनिक, हाँ जी, XZF6 आयोनिक हो जाता। और सर ये एक्वस में PI5 कैसे है? एक्वस में PI5 PI4+ और I- टेट्राहेड्रल कटायन बन के रहता है। बहुत सारे ऐसे कंपाउंड होते हैं जो एक्वस में ही एग्जिस्ट करते हैं,
बहुत सारे ऐसे कंपाउंड्स होते हैं, बाकी किसी में नहीं, तो उसको आप फिजिकल स्टेट नहीं ऐसे बोलते हो, क्योंकि एक्वस एक क्या हो गया, एक मिक्सचर हो गया उसके लिए, वो प्योर कंपाउंड नहीं है ना, फिर वाटर के साथ है ना। तो ऐसे बहुत सारे कंपाउंड होते हैं कि एक्वस में जाके एग्जिस्ट करेंगे, बाकी फेज में नहीं एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, आ जाइए, XeF5 गैस कोवेलेंट सॉलिड आयोनिक, एक बार फिर से आयोनिक का फॉर्म देखें, XeF5 प्लस सॉलिड कैटायन, F माइनस सॉलिड एनायन। अगर आप यहां पे इसका बॉन्डिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ करना चाहें तो शायद आपको हमने करवाया है बॉन्डिंग का, हमने बहुत सारी चीजें हमने बताई है। XeF6 का स्ट्रक्चर ये होता है, कैप्ड ऑक्टाहेड्रॉन, ये इसको बोलते हैं कैप्ड ऑक्टाहेड्रॉन, आगे पढ़ाऊंगा। कैप्ड ऑक्टाहेड्रॉन और XeF5 और हाइब्रिडेशन भी क्या है, sp3 D3, और यहां पर XeF5 प्लस जेनॉन को 8 से एक लूज किया, 7 में 5 बनाया और एक लोन पेयर, इसलिए वो ऐसा आएगा XeF5 प्लस। तो आप क्या देख रहे हैं, हाइब्रिडेशन sp3d2 आ गया और ज्योमेट्री इसकी क्या तैयार हो गया, इसका शेप तैयार हो गया स्क्वायर पिरामिडल। तो चेंज कर गया ना, स्क्वायर पिरामिडल तो चेंज कर गया बिल्कुल। तो हमने क्या बोला, अच्छे से देखिए, हाँ और डाउट होता है तो एकदम जम के पूछे, अच्छे से डाउट पूछे। हमने क्या बोला कि XeF5 गैस को जब आप सॉलिड में ले जाते हैं, ये आप आ गए इनर्ट नोबल गैसेस के ग्रुप में। सर ये जो प्रोडक्ट बना रहे हैं इनके पीछे कोई रीजन है, मतलब PCl5 का प्रोडक्ट अलग और PBr5 का अलग, इनको हम कैसे प्रेडिक्ट कर सकते हैं? अगर करना चाहें तो आप कर सकते हैं, लेकिन आपको उसके लिए बहुत वास्ट आइडिया चाहिए, स्ट्रेन का आइडिया चाहिए, साइज का आइडिया चाहिए, बहुत सारी चीजों का आइडिया चाहिए उसके लिए। तो हम लोग क्यों प्रोडिक्ट करने में उतना दिमाग लगाए? हमारे सिलेबस में गिन के 7-8 कंपाउंड हैं जिसको हम लोगों को जानना जरूरी है, जिनमें से बहुत इंपॉर्टेंट है PCl5, XeF6 और नाइट्रोजन के कुछ ऑक्साइड्स N2O3 वगैरह, मैं डिस्कस करूंगा। इस बीच मैं क्लियर बता दूं, मेरी चाय बहुत अच्छी। आ जाओ, सीखो अच्छे से, ध्यान से। तो हमने क्या बोला, XeF6 के साथ भी ये कहानी है। क्या है कहानी कि XeF6 गैसियस फेज में कोवेलेंट है और सॉलिड फेज में जाके आयोनिक हुआ, फॉर्मूला बिकम्स XeF5 प्लस और F माइनस। आपको ऐसे जो जो कंपाउंड्स मैं बताऊंगा उसको कॉपी पे 3-4 बार आपको नोटबुक पे प्रैक्टिस करनी है। आज के स्टूडेंट्स के ऑनलाइन एजुकेशन में हो क्या रही है, प्रैक्टिसिंग खत्म हो रही है, बस पढ़ रहे हैं, वो लेटते हैं, फोन टैब हाथ में लेते हैं, लैपटॉप भी दोनों पैर ऊपर कर लेते हैं, उसी को स्टैंड बना लेते हैं, पैर पे लैपटॉप टिका लिया, स्क्रीन उसका देख रहे हैं, चंदा मामा दूर के पुड़ी पकाए गुड़ के। हा? अकेले चाय पीना गलत बात है। तुम लोग जो अकेले गोलगप्पा खाती हो वो खाना अकेले सही बात है, पूरा का पूरा ठेला पे चढ़ जाती हो। छी 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 छी, गोलगप्पा भी कोई खाने की चीज है? तुम्हारी प्रजाति तो पूरी की पूरी गोलगप्पा की ठेला खा जाती है। तुम क्या बोल रही हो हमसे कि चाय पीने अकेला गलत है? और तुम लोग अकेले भी खाते भी नहीं हो, 5 6 6 7 8 10 लोग उस ठेले पे लटके रहते हो। लड़का लोगों को ना लड़कों को ना बिल्कुल गोलगप्पे पसंद नहीं है। अब वो क्यों जाते हैं गोलगप्पे वाले ठेले के पास, वो समझ लो। और तुम लोग खाती हो क्या गोलगप्पा, कितना गंदा रहता है यार वो। मेरी चाय तो कितनी अच्छी है। गोलगप्पा वाले को देखो, अच्छे से ठेले वाले को देखना, बॉयज ध्यान दो, ठेले पे क्या रहेगा, गोलगप्पा वाला। वो जो उसकी शर्ट देखो, 6 महीने पहले भी वो वही शर्ट पहने हुए था, 6 महीने बाद भी वही शर्ट पहनेगा। उसकी पैंट को देखो और गौर से कुछ देखना उसके शरीर में, तो 2 चीजें, एक उसके पैंट का पॉकेट देखना, इतना काला, इतना गंदा, इतना घिनाया हुआ, उसमें पॉकेट में वो हाथ डालेगा, लोग पैसा देंगे, उस पॉकेट में हाथ डालेंगे, वो पैसे पता नहीं पैसा कौन कौन छुआ है, कहां कहां पैसों को रखता है, वो उसमें हाथ डालेंगे, हाथ निकालेंगे, पूरा का पूरा गंदगी लगा हुआ, और उसके बाद भाई साहब पूरे के पूरे कंटेनर में हाथ डालेगा और हिलाएगा, वाह। और उसके बाद ये लोग खाएंगे गोलगप्पा और बोलेंगे आ भैया बहुत अच्छा आप खिलाते हैं।
भैया कुछ भी है लेकिन थोड़ा सा नमक कम है। अच्छा नमक कम है, हाँ दीदी नमक दे रहे हैं, ये लो यहां से पसीना निकालेगा, ऐसे झाड़ेगा, नमक बढ़ा। उसके अंडर आर्म से स्वेटिंग होते 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 सारे के सारे उस गोलगप्पे को पानी वाले में ना कंटेनर में जा रहा, नमक जा रहा ऑटोमेटिकली, और एकदम मिलाया, लिया, अच्छे से डाला, उसमें दिया। अरे भैया क्या आपका प्रिपरेशन, आपका तो गोलगप्पा फेमस है। अब पूरा का पूरा ये प्रजाति गोलगप्पा इन लोगों को इतना पसंद है, मत पूछो। बीच बीच में उंगली कहां डालेगा, कहां खुजलाएगा, क्या करेगा पता नहीं। और लास्ट में अल्टीमेट एक चीज ऑनेस्टी है, बहुत ऑनेस्टली हाथ धोएगा जाके उसी में। ये ईमानदारी से गोलगप्पा वाला काम बहुत करता है, और इन लोगों को गोलगप्पा बहुत पसंद है। और नजर डाल रही है मेरे चाय पे, हाँ गोलगप्पा वालों का ना गोलगप्पा बस करो सर, इनके मुंह में पानी आ गया होगा। हाँ हाँ जी सर रहने दो, लेकिन खाओगी तब भी पूरा का पूरा ठेला डाल लोगी। गोलगप्पे वाले का हाथ देखना कभी गौर से, हम लोगों के हाथ देखो, उंगली हम लोगों की कैसी है, गोलगप्पे वाले का देखो, यहां से एग्जैक्ट सारे मांस के टुकड़े यहां से निकलते रहेंगे, यहां से सारे, ये सब बीच में कुछ नहीं, उन लोगों का गैप रहता है, हाथों की रेखाएं मिट्टी रहती है, सब यहां से टूट टूट के, एक एक टूट टूट के स्किन उसका सारा उसमें जाता है, और वो मिलाएगा और ये लोग डालेंगे डुबक। आह भैया क्या आपका प्रिपरेशन है, हम तो 2 साल से आप ही के यहाँ खा रहे हैं, भैया जी भी खुश हैं। अब बताओ मेरे चाय के साथ कभी मजाक करोगे? कुछ भी करने का, लेकिन ईगो हर्ट नहीं करने का। चाय बहुत पसंद है, चलिए आ जाइए। जी सर। बहुत अच्छी चाय बनी है यार, पंगा नहीं लेना हमसे। चल आ जा, नेक्स्ट एग्जांपल डिस्कस करता हूँ। ई नंबर। ऐसा नहीं है, हमारे घर में भी महिलाएं हैं, उन लोगों का भी इंटरेस्ट गोलगप्पे की तरफ बहुत रहता है। और खाने के बाद हमारे घर में तो ऐसी तक नौबत आई कि ऑपरेशन तक लोगों को करवाना पड़ा। तो बहुत बेकार चीज है, मतलब उससे दूर रहिए। हाँ, कुछ लोग आजकल बहुत एक नोबल गोलगप्पा मिलता है मॉल वगैरह में, वो प्लास्टिक वाला कैप हाथ में लगाते हैं, ग्लव्स लगा के, उसके बाद वो उठाते हैं मसालों को। अरे भैया वो आपके सामने हाथ से उठा रहा है, उससे पहले वो क्या क्या किया, तो वो सब काम वही किया जो वो ठेले वाला करता है। इसीलिए इतना ज्यादा गोलगप्पे के पीछे ना पकड़ा है। और वो जो इमलियां उसमें डाली जाती है ना, वो इमलियां खुले में ही रहती है, कभी उसको बंद में नहीं रखा जाता। उस इमलियों को बनाने का प्रोसेस कभी देखिए यूट्यूब वगैरह पे, कैसे गांव देहात में बनाया जाता है, तब समझ में आएगा। इन्फेक्शन का घर है वो। आइए नेक्स्ट कंपाउंड में मिला रहा हूं, N2O3। ठीक से, N2O3 लिक्विड होता है, एग्जिस्ट ही करता है ये लिक्विड फॉर्म में, एग्जिस्ट इन लिक्विड, नॉट गैसियस। ये गैसियस में एग्जिस्ट ही नहीं करता। क्यों सर? गैस में ले जाओगे ना अगर इसको, N2O3 गैस को, तो ये अपने आप टूट जाएगा इसमें, NO और NO2 में। नहीं समझ रहे हो? तो N2O3 ये रहा ही नहीं ना, कुछ और बन गया, दो अलग अलग कंपाउंड बन गया। आयोनिक भी नहीं हुआ, कंपाउंड ही अलग बन गया, बिल्कुल कंपाउंड अलग हो गया। N2O3 को अगर आप गैस में ले जाएंगे तो वो NO गैस और NO2 गैस में बन जाएंगे। एक बार फिर से बोलूंगा, तुम्हारे गोलगप्पे से अच्छा मेरी चाय है। तो N2O3 एग्जिस्ट करता है लिक्विड में, ठीक है। अब अगर बेटा इसको आप सॉलिड में लाइएगा, तो अब ये आयोनिक हो जाएगा। एक बार फिर से आयोनिक हो गया, तो फॉर्मूला क्या है? NO पर प्लस सॉलिड और NO2 पर माइनस सॉलिड। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत फ्रीक्वेंट बेसिस पर यह आता है, ठीक है। ये सबसे बिल्कुल मजाक नहीं, बहुत बढ़िया कंटेंट आपको सिखा रहा हूं पी ब्लॉक से। N2O3 सॉलिड में जाएंगे तो आप आयोनिक हो गया, NO पर प्लस कैटायन, NO2 पर माइनस। अब अगला मैं देता हूं
F नंबर, N2O3 के बाद N2O4 भी बता रहा हूं, इसके साथ भी ट्रेजेडी है, ये भी एग्जिस्ट करता है लिक्विड में, एग्जिस्ट इन लिक्विड। आगे क्लियर होगा, मैं पढ़ाऊंगा, जब स्ट्रक्चर आएगा तो मैं इस चीज को समझाऊंगा। अगर आप इसको भी गलती से गैस बनाना चाहते हैं ना, तो ये भी NO2 के फॉर्म में होता है, 2NO2, ये गैस बन जाता है ब्राउन कलर का, ये कलरलेस लिक्विड है। और अगर आप इसको गैस में ले जाएंगे ना तो ब्राउन कलर का, ये सब आपको याद हो जाएगा, बाद में हम करवाएंगे इसको, बहुत अच्छे से करवाएंगे। अभी फिलहाल आइए यहां पे, अब अगर इस लिक्विड को आप N2O4 सॉलिड में ले जाते हैं ना दोस्त, किसमें, सॉलिड में, तो वंस अगेन इट बिकम्स आयोनिक। और आयोनिक का फॉर्मूला है, आयोनिक का फॉर्मूला है NO प्लस और NO3 माइनस। सर ये सब कैसे याद रहेगा, थोड़ा सा तो मेहनत है, कहीं कहीं पे है, कॉम्पिटेटिव चीजें हैं। देखिए अच्छे से मैं क्या बोल रहा हूं, ठीक से मैंने क्या बोला, आप पिछले को देखें N2O3 को, इसमें था NO प्लस NO2 माइनस। N2O4 में कटायन वही है NO प्लस, लेकिन अनायन को बैलेंस कर लीजिए, समझ गए। और एक कंपाउंड है N2O5, उसके साथ भी यही कुछ है, N2O5, N2O5 के साथ कुछ ऐसी ही कहानी है। ये भी आपका जब गैसियस लेंगे तो कोवेलेंट है, एक्चुअली गैस में ये भी वही हिसाब किताब है, लिक्विड में जाएगा। चलो आप इसको सॉलिड में ले चलते हैं, सॉलिड में आया तो आयोनिक हो गई, और आयोनिक होने के बाद इसका फॉर्मूला क्या है, इस बार अनायन सेम है, तो कटायन बैलेंस कर लो, NO2 प्लस सॉलिड कटायन और NO3 माइनस सॉलिड अनायन। सर एक बार फिर से आप इसको रिपीट कर दें तो शायद हम लोगों को याद हो जाए। बिल्कुल, हमने बोला N2O3 सॉलिड इक्वल्स टू, आराम से देखो, NO प्लस NO2 माइनस, N2O4 सॉलिड, कटायन सेम रखो, अनायन को बैलेंस कर लो, NO3 माइनस, कटायन सेम। अब हमने बोला N2O5 सॉलिड, इस बार हमने बोला अनायन सेम रखो और कटायन बैलेंस कर लो, ऐसे याद रखना आसान हो जाएगा। N2O3 NO प्लस NO2 माइनस, N2O4 NO प्लस NO3 माइनस, कटायन सेम, N2O5 अनायन सेम, NO3 माइनस, और इधर बैलेंस कर लो NO2 प्लस। तो उम्मीद है आपको ये तीन समझ में आया होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पी ब्लॉक का ये कंटेंट बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। काफी देर से सेशन में लाइट नहीं है, तकरीबन 40 मिनट के आसपास से चल रहा हूं मेरे पावर बैकअप पे, पता नहीं कब पावर बैकअप बंद हो जाए, क्योंकि वो बार बार वार्न कर रहा हूं, लाइट काफी देर से नहीं। इसके बाद और भी कंपाउंड्स हैं, जैसे मैं जिक्र करता हूं, पेज नंबर 5 है ये, 6, और नंबर कितना हो जाएगा, G के बाद H। लेकिन अब इंपॉर्टेंट बहुत ज्यादा नहीं है, लेस इंपॉर्टेंट वाले हैं, वो सब बहुत इंपॉर्टेंट वाले थे। एक है I2Cl6, गैस फेज में लोगे तो कोवेलेंट अगेन, सॉलिड फेज में लोगे तो आयोनिक हो जाएगा, और आयोनिक होने के बाद इसका जो आयन है दैट इज ICl2 प्लस और ICl4 माइनस, 2 4 6, ICl2 प्लस एंड ICl4 माइनस, ICl2 प्लस ICl4 माइनस, 2 4 6। कुछ ऐसा ही एक कंपाउंड और है Cl2O6, गैसियस लोगे तो मोनोमर में कोवेलेंट, लेकिन सॉलिड लोगे तो एक बार फिर से आयोनिक, और ऐसा ही है 2 4 6, ClO2 प्लस और ClO4 माइनस, इसलिए थोड़ा सा याद रखना आसान हो जाएगा आपको, ठीक है। लेकिन ये दोनों ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, मैं बार बार बोल रहा हूं, ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। हाँ, बहुत सारे ऐसे हैं, लेकिन एक कंपाउंड आखिरी लिखूंगा इसमें जो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो है आयोडीन, एलिमेंटल आयोडीन। सर ये क्या कह रहे हैं, ये कंपाउंड कहां है, बिल्कुल इसीलिए मैं पढ़ा रहा हूं इसको। एलिमेंटल आयोडीन को जानने की कोशिश कीजिए ठीक से। आयोडीन एलिमेंटल फॉर्म में ही सॉलिड होता है बेटा, बिल्कुल सर। अब इस आयोडीन को तुम लिक्विड में ले जाओ, जानते हो आयोनिक हो जाएगा। आयोडीन लिक्विड आयोनिक है, ये लिक्विड आयोडीन क्या है, हाँ आयोनिक है लिक्विड आयोडीन। कैसे, एक्चुअली कैसे कहानी होगी, अच्छे से देखिएगा ठीक से। 3 आयोडीन लिक्विड स्टेट में
I पर 3 प्लस लिक्विड कटायन और I3 पर माइनस लिक्विड अनायन बना लेता। मतलब लिक्विड आयोडीन कंडक्ट्स इलेक्ट्रिसिटी। एलिमेंटल आयोडीन है, एलिमेंट आयोनिक है, पूरे पीरियोडिक टेबल का एकमात्र एलिमेंट है जो आयोनिक है। एलिमेंट कभी आयोनिक नहीं होता, या तो कोवेलेंट होता है, या वेंडरवाल फोर्स के साथ एटम्स जुड़े होते हैं इनर्ट नोबल गैसेस में, या मेटेलिक बॉन्ड होते हैं। कभी किसी एलिमेंट में सुना है कि एलिमेंट में आयोनिक बॉन्ड हो? यह अकेला एलिमेंट है जो आयोनिक बॉन्ड है। कितना बढ़िया चीज हमने बोला, ओनली एलिमेंट विच वन इज आयोनिक, ओनली एलिमेंट विच वन इज आयोनिक। बिल्कुल, लेकिन इसको आयोडीन नहीं बोलोगे, कौन बोलोगे? लिक्विड आयोडीन। आयोडीन बोलोगे तो गलत हो जाएगा, लिक्विड आयोडीन इज आयोनिक। और एक पॉइंट बता देता हूं, आपने सुना होगा 910 से हमें पढ़ाया जाता है कि नॉन मेटल इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं, नहीं करते हैं, सिर्फ एक ग्रेफाइट करते हैं। लेकिन 3 नॉन मेटल है जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं, एक ग्रेफाइट, एक फास्फोरस का ब्लैक फास्फोरस। अगर आपने मेरा टूर ऑफ पीरियोडिक टेबल कभी पढ़ा होगा तो आपको पता होगा, एक ब्लैक फास्फोरस, फास्फोरस का व्हाइट भी नहीं, रेड भी नहीं, समझ रहे ना, सिर्फ ब्लैक, वायलेट भी नहीं, ब्लू भी नहीं, सिर्फ ब्लैक। और एक तीसरा है लिक्विड आयोडीन। तो मैं यहां इस चीज को लिखना पसंद करूंगा नेक्स्ट पेज में, 10 नॉन मेटल्स which conduct electricity are, कौन है? पहला ग्रेफाइट, फ्री इलेक्ट्रॉन्स के कारण। फ्री इलेक्ट्रॉन्स आपको पता होगा अच्छे से, अरे बहुत बढ़िया चीज हमने बताया, बहुत अच्छा इंफॉर्मेशन हमने दिया है। दूसरा ब्लैक फास्फोरस, यहां भी फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। लेकिन तीसरा जो है वो लिक्विड आयोडीन, ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं, यहां मोबाइल आयंस, ड्यू टू मोबाइल आयंस। तो हमने क्या इस पार्ट में आपको समझाया, ज्यादा रिकॉर्ड नहीं कर पाऊंगा, मतलब लाइव नहीं ले पाऊंगा अभी, क्योंकि लाइट है नहीं काफी देर से, पावर बैकअप पे अचानक कॉल अप सडन अगर शट डाउन हो गया तो फिर वो भी चीजें चली जाएगी जो रिकॉर्डिंग सेव है। तो अगले पार्ट में हम लोग कर लेंगे, या फिर बीच में कुछ एक्स्ट्रा टाइम निकलता है तो आपको मैं इन्फॉर्म कर दूंगा। तो हमने क्या आज आपको बताया, कोवेलेंट बॉन्ड का क्लासिफिकेशन तक तो आज नहीं पहुंच पाए, नेक्स्ट पार्ट में हम लोग कर लेंगे इसको, कि कोवेलेंट बॉन्ड्स मतलब कोवेलेंट कंपाउंड्स पर अगर आप जाते हैं तो हमने सबसे पहले यह बोला कि नॉन मेटल के बाइनरी कंपाउंड्स कोवेलेंट होते हैं एक्सेप्ट IF4, IF, I2O4, I4O9। IF इक्वल्स टू I प्लस F माइनस, I2O4 इक्वल्स टू IO प्लस एंड IO3 माइनस, एंड I4O9 इक्वल्स टू I पर 3 प्लस एंड IO3 पर माइनस। जरा देखो, I पर 3 प्लस है, और लिक्विड आयोडीन में आपने पढ़ा I3 पर 1 प्लस। उसके बाद हमने बोला बहुत सारे ऐसे कंपाउंड्स हैं नॉन मेटल के जो बाइनरी है, कोवेलेंट है, लेकिन जब उनका फेज चेंज होता है, वो पर्टिकुलरली किसी दूसरे फिजिकल स्टेट में जाते हैं, तो वो आयोनिक हो सकते हैं। PCl5 सॉलिड इक्वल्स टू आयोनिक, PCl4 प्लस एंड PCl6 माइनस, PBr4 सॉलिड इक्वल्स टू आयोनिक, PBr4 प्लस Br माइनस, PF5 दोनों फेज में कोवेलेंट ही रहता है, Pi5 एग्जिस्ट ही नहीं करता। XeF6 सॉलिड आयोनिक है, XeF5 प्लस एंड F माइनस। N2O3 बहुत इंपॉर्टेंट, काफी इंपॉर्टेंट, NO प्लस एंड NO2 माइनस, NO प्लस एंड NO2 माइनस। N2O4 NO प्लस सेम कटायन बट NO3 माइनस, और N2O5 सॉलिड में सारा सेम एनायन बट कटायन अलग है, NO2 प्लस। और उसके बाद हमने बोला I2Cl6 ClO2O6, ये दोनों इंपॉर्टेंट नहीं है, ICl2 प्लस ICl4 माइनस, ClO2 प्लस ClO4 माइनस। एक बहुत इंपॉर्टेंट हमने क्या बताया, लिक्विड आयोडीन, एलिमेंटल आयोडीन लिक्विड फेज में जाके आयोनिक है, सॉलिड में ही उल्टा इस बार कोवेलेंट है वो। तो क्या हो जाता है, एक्चुअली 6 आयोडीन का एटम, मतलब 3 आयोडीन मॉलिक्यूल मिलके एक इक्विलिब्रियम क्रिएट करता है I3 प्लस लिक्विड और I3 माइनस लिक्विड का। इस तरह से जो नॉन मेटल इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं, दे आर कौन कौन, ग्रेफाइट, ब्लैक फास्फोरस एंड लिक्विड आयोडीन। तो क्या आज पी ब्लॉक का ये कंटेंट आपने इस पार्ट में अच्छे से सीखा या नहीं, एक बार कंफर्म कर दें। मैं इसको ड्रॉप कर दूंगा, अदरवाइज वो भी सेशन चला जाएगा जो हम लोगों ने बड़ी मेहनत से इसको ये किया है। और नेक्स्ट पार्ट में मैं
क्लासिफिकेशन को कर दूंगा इसका। जैसे टाइम निकलता, अगर कुछ भी एक्स्ट्रा कुछ निकलता तो मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा। तो प्लीज एक बार बताएं कैसा रहा आज, अच्छे से सीखे आप लोग, कहीं कोई प्रॉब्लम तो नहीं है आप लोगों को? प्लीज कंफर्म कर दें। एक बार सभी लोग कंफर्म कर दें। यस सर, समझ गए, गुड, एक्सेलेंट सर, यस सर, क्लियर। और गोलगप्पा वाली चीजें भी अच्छे से समझ में आ गई होंगी कि कितना खाना चाहिए या नहीं खाना चाहिए। चलिए दोस्तों, तो थैंक यू सो मच, बहुत सारा प्यार हमारे तरफ से। मिलते हैं अगले पार्ट में हम लोग इसके एक्सटेंशन के साथ। थैंक यू सो मच, बाय बाय। हम लोगों ने जस्ट डिस्कस किया है कोवेलेंट कंपाउंड्स का इंट्रोडक्शन, कि कोवेलेंट कंपाउंड्स नॉन मेटल से मिलके बनते हैं, लेकिन फिर भी कोई गारंटी नहीं है कि नॉन मेटल से मिलके बने हुए सारे कंपाउंड्स कोवेलेंट होते हैं। तो हम लोगों ने चीजों को थोड़ा सा चेंज किया और ये कंक्लूड किया कि भाई नॉन मेटल के जो बाइनरी कंपाउंड्स होते हैं वो नेसेसरली कोवेलेंट होते हैं, उसमें भी कुछ को छोड़ के IF, I24, I409, IF इक्वल्स टू I प्लस F माइनस, I24 इक्वल्स टू IO प्लस एंड IO3 माइनस, एंड I409 इक्वल्स टू I पर 3 प्लस प्लस IO3 माइनस का होल 3। फिर हमने किया, लेकिन बहुत सारे ऐसे कंपाउंड्स हैं जो नॉन मेटल के बाइनरी कंपाउंड्स हैं, कोवेलेंट हैं, लेकिन जब उनका अपन फेज चेंज करते हैं, फिजिकल स्टेट चेंज करते हैं, तो देन दे कुड बी आयोनिक। कुछ ऐसे हैं, PCl5 सॉलिड फेज में जाते ही आयोनिक हो जाते हैं, PCl4 प्लस PCl6 माइनस। मेरे साथ आप रिपीट करेंगे, XgF6 सॉलिड फेज में जाते ही आयोनिक हो जाते हैं, XgF5 प्लस एंड F माइनस। PBr5 भी सॉलिड फेज में जाते ही आयोनिक हो जाते हैं, PBr4 प्लस एंड Br माइनस। Pi5 एग्जिस्ट नहीं करता। N2O3 लिक्विड से गैस फेज में जाते ही आयोनिक हो जाते हैं, NO प्लस एंड NO2 माइनस। N2O4 भी लिक्विड से गैस फेज में जाते ही आयोनिक हो जाते हैं, NO प्लस एंड NO3 माइनस। और N2O5 भी सॉलिड फेज में जाते ही आयोनिक हो जाते हैं, NO2 पर प्लस एंड NO3 माइनस। आयोडीन सॉलिड फेज में ही कोवेलेंट है, वो लिक्विड फेज में जाके आयोनिक होता, I3 पर प्लस कैटायन एंड I3 पर माइनस एनायन। I2Cl6 सॉलिड फेज में जाते हैं आयोनिक हो जाते हैं, ICl2 पर प्लस कैटायन एंड ICl4 पर माइनस एनायन। Cl2O6 भी सॉलिड फेज में जाके आयोनिक हो जाता है, ClO2 पर प्लस कैटायन एंड ClO4 पर माइनस एनायन। हम लोगों ने ये सब बातें करी, अच्छे से डिस्कस हुई। अब उसके बाद है क्लासिफिकेशन ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड। कोवेलेंट बॉन्ड का क्लासिफिकेशन, कितने तरह के कोवेलेंट बॉन्ड होते हैं, बांटने पर डिपेंड करता है यार कि अपना क्या तरीका है, नहीं, वे ऑफ क्लासिफिकेशन हमने क्या लिया है डिपेंड करता है ऑन दैट। तो क्लासिफिकेशन के बहुत सारे तरीके हो सकते हैं। कुछ तरीकों के बारे में बात करूं अगर, जैसे अच्छे से आइए आप, पोलर क्लासिफिकेशन का बेस होता है, जैसे ऑन द बेसिस ऑफ पोलैरिटी, ऑन द बेसिस ऑफ पोलैरिटी, पोलैरिटी के आधार पे अगर आप बांटे दोस्त, क्या हो जाएगा, पोलर कोवेलेंट एंड नॉन पोलर कोवेलेंट नहीं होगा, नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। अब कोवेलेंट बॉन्ड को क्लासिफाई अपन करते हैं, वो तो कोवेलेंट कंपाउंड का इंट्रोडक्शन था। और पोलर कोवेलेंट कंपाउंड, पोलर कोवेलेंट बॉन्ड, कंपाउंड नहीं बॉन्ड, ठीक है, पोलर कोवेलेंट बॉन्ड किसको बोलेंगे, पोलर में दोनों एलिमेंट जो कोवेलेंटली अटैच होगा वो दो सेम एलिमेंट होगा।
और नॉन पोलर में दोनों डिफरेंट होगा, किसी एक की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी, मान लो बी की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है तो डेल्टा माइनस डेल्टा प्लस, डाइपोल क्रिएट होगा, इसी को आप बोलोगे नेगेटिव डाइपोल और इसको आप बोलोगे पॉजिटिव डाइपोल, डाइपोल क्रिएट हो जाएगा यहां। ठीक है, तो सर इस पर कुछ एग्जांपल्स, ये सब कोई एग्जांपल की चीज थोड़ी ना दोस्त, फिर भी चलो एक दो एग्जांपल कुछ अच्छे, क्योंकि अपनी जो आदत है वो आदत ये है कि कोई भी केमिकल बॉन्डिंग की लाइन इस्तेमाल करो तो उस लाइन में ब्लॉक घुसेर दो, ढूंढो कि एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक से आप क्या एप्लीकेशन वहां कर सकते हो। इससे ये होगा कि ब्लॉक का जो एक हैवी कंटेंट है वो निकल जाएगा और केमिकल बॉन्डिंग को एग्जाम्पल भी मिल जाएगा। किसी चीज को एग्जाम्पल्स के साथ, जैसे मैथमेटिक्स को आप एग्जाम्पल्स के साथ करते हैं तो आपको अच्छा लगता है, बहुत ज्यादा फील कर पाते हैं उसको। फिजिक्स को आप न्यूमेरिकल्स एग्जाम्पल्स के साथ करते हैं। तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री लोगों को बोरिंग इसलिए लगती है कि लोग उस पर बेस्ड एग्जाम्पल्स नहीं कर पाते हैं। आप एग्जाम्पल्स ढूंढिए, तो एग्जाम्पल्स कहां मिलेंगे, किसी भी चीजों का एग्जाम्पल आपको मेन ग्रुप एलिमेंट्स ब्लॉक, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक या ब्लॉक में मिले, आप ढूंढ के लगाओ ना, आपको अपने आप मजा आएगा और चीजें कनेक्ट होती चली जाएंगी। तो एग्जाम्पल्स, जैसे मान लो पहला एग्जाम्पल हमने एक सिंपल लिया, हाइड्रोजन पेरोक्साइड। हमने आपको पढ़ाया है हाइड्रोजन पेरोक्साइड के बारे में कि 2 इथाइल एंथ्राक्विनोल का जब आप ऑक्सीडेशन करते, हमने बोला था IIT 2015 में उसने पूछा भी था। तो हाइड्रोजन पेरोक्साइड ये ले लो, ये है। तो इसमें O इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन H, तो ये जो अपना दोस्त है ये पोलर कोवेलेंट बॉन्ड है। अच्छे से देखिए, और ये जो अपना बॉन्ड है ये सेम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड है। तो एक ही एग्जांपल में दोनों चीजें हमने देखा, लेकिन एक शानदार एग्जांपल जैसे हमने पी ब्लॉक से लिया, एक शानदार जबरदस्त एग्जांपल पी ब्लॉक से आपको दिखाऊंगा, आ जाए आप। एग्जांपल दूंगा H2S2O3, इसमें थायोसल्फ्यूरिक एसिड। लोगों को इसके स्ट्रक्चर बनाने में ना पसीने छूट जाते हैं। थायोसल्फ्यूरिक एसिड अच्छे से आप सीखेंगे। लोग इसका स्ट्रक्चर अलग अलग तरीके से अटेम्प्ट करते रहते हैं, गलत सही चलते रहता है। जैसे पहले आम जिंदगी, फिर मेंटोस जिंदगी की बात करते हैं। तो आम लोग इसको कैसे बनाएंगे, देखो कि 2 सल्फर है, 2 हाइड्रोजन है, 2 OH लगा दिया, 1 ऑक्सीजन बच रहा बीच में लगा दिया और 2 लोन पेयर सल्फर पे दिखा दिया। अब उससे पूछो इस सल्फर के ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी, तो भैया +2। कैसे, ये भी अपने तरफ खींचेगा और ये भी, तो 2 जगह लूज करेगा, ये भी 2 जगह, इस सल्फर के भी +2। कुछ लोगों को बोलो, वो बोलेगा नहीं ऐसा नहीं होगा, सल्फर सल्फर OH OH और डबल बॉन्ड टर्मिनल पे होगा, बीच में नहीं होगा। कुछ लोग ऐसे भी ड्रॉ करते हैं। उनसे पूछो इस सल्फर का, बोलेंगे वो ये देखो इसने 3 को लूज किया और इसको देखो इसने सिर्फ 1 लूज किया, आप समझ रहे हैं ना। और वो बोलेंगे इसलिए एवरेज इसका +2 है। आम स्टूडेंट्स ऐसे ही कुछ ट्राई मारते रहते हैं, ये दोनों ही स्ट्रक्चर गलत है। अब मैं सिखाता हूं आपको थायोसल्फ्यूरिक का स्ट्रक्चर आप कैसे बनाएंगे। थायोसल्फ्यूरिक आप जान लीजिए कि ऐसा एसिड है जो एग्जिस्ट नहीं करता है। भाई साहब, सर आपने क्या बोल दिया, बिल्कुल H2O3 डज नॉट एग्जिस्ट, ये एग्जिस्ट ही नहीं करता एट ऑर्डिनरी कंडीशन। मतलब नॉर्मली जो आप चाहोगे ना कि ये ऑर्डिनरी कंडीशन पर एसिड बन जाए, बिल्कुल एग्जिस्ट नहीं करता ये नॉर्मली कंडीशन पे। आप इसको बेस के साथ सोचोगे कि रिएक्शन करवा के सॉल्ट प्लस वाटर बना दे थायोसल्फेट, वो सब नहीं होता है, क्योंकि थायोसल्फ्यूरिक एसिड नॉर्मली एग्जिस्ट नहीं करता। तो आगे जब हम लोग पी ब्लॉक के बारे में कुछ स्ट्रक्चरल एनालिसिस करेंगे तो वहां पे अपन सीखेंगे। अभी आ जाइए इसके स्ट्रक्चर को कैसे डिस्कस करना है। थायो वर्ड सल्फ्यूरिक में लगा है, जरा गौर करें ना, आप तुरंत सीख जाएंगे और आपको बहुत मजा आएगा। और अब मैं चैलेंज करता हूं आपको, आप भूल के ट्राई कीजिएगा, भूलने का भूल ही नहीं पाइएगा। कभी कभी कुछ चीजों को भूलना ज्यादा मुश्किल होता है। जंग मोहब्बत और इनऑर्गेनिक में सब जायज है, समझ रहे हैं आप चीजों को। तो कभी कभी चीजों को भूलना ज्यादा मुश्किल होता है, याद रखना आसान और भूलना उससे भी ज्यादा मुश्किल हो जाता है। लोग किस बात के लिए परेशान है, साहब हम भूल जाते हैं, याद ही नहीं रहती। अरे भूलना बहुत मुश्किल है, तुम ABCD भूल के दिखाओ, खुद का नाम भूल के दिखाओ, है कुछ हादसे जीवन में होते हैं। हादसे समझ रहे हैं ना,
आप लोगों के साथ पता नहीं घटे हो या नहीं, मेरे साथ भी नहीं घटा है वैसे। तो कुछ हादसे ऐसे होते हैं जीवन में जिसको आप चाह के भी नहीं भूल सकते। तो चलो देखो, आप इसको भूल के देखना, नहीं भूल पाओगे। सल्फ्यूरिक एसिड, थायोसल्फ्यूरिक एसिड। कभी भूल जाना तो बताना सर मैं भूल गया। थायो वर्ड कब लगाते हो आप याद करो। सर थायो अपन तब लगाते हैं जब ऑक्सीजन को, एक ऑक्सीजन हटा के सल्फर लगाओ, जैसे एल्कोहल, ओल, ओ एच, थायो एल्कोहल, थायोल, एस एच। साइनेट, ओ सी एन माइनस, कोऑर्डिनेशन में आपने सुना, और थायोसाइनेट, एस सी एन माइनस। क्लियर है? साइनेट OCN माइनस, थायोसाइनेट SCN माइनस। तो चलो आ जाओ, हमने क्या बोला, सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4। हमने बोला आप एक ऑक्सीजन निकाल ले भैया और एक सल्फर जोड़ ले, थायो बन गया। तो सल्फर एक एक्स्ट्रा बढ़ गया, हाइड्रोजन उतना ही रहा, और ऑक्सीजन एक कम पड़ गया, देखो बन गया। सर इससे क्या फायदा? आ जाओ, बहुत सारे फायदे हैं, मजा आ जाएगा आप। पहले आप इसका स्ट्रक्चर बना लो। सर सल्फ्यूरिक के तो स्ट्रक्चर में कुछ है नहीं, बेसिसिटी 2 है तो 2 OH लगा दें अपन, और 2 डबल बॉन्ड। वो आप समझ पा रहे हैं ना सर, ये सल्फ्यूरिक हो गई। तो थायोसल्फ्यूरिक, मैंने बोला एक ऑक्सीजन को हटाना है और एक सल्फर को वहां ऐड करना है। थायोसल्फ्यूरिक बनाने के लिए एक ऑक्सीजन हटाना है और एक सल्फर को ऐड करना है। सवाल है कौन सा ऑक्सीजन हटाएं? कौन सा ऑक्सीजन? H वाला तो नहीं हटा सकते ना बेटा। क्या बोला मैंने क्या बोला? मैंने बोला देख OH तो रहेगा ही, तो अब इसी दो में से कोई हटा सकते हो। इसको हटा लो जिसका -2 ऑक्सीडेशन स्टेट है, इन दोनों में से कोई एक हटा लो और वहां पे सल्फर लगा डालो। इसको लगा डाला तो लाइफ झिंगा लाला, ले लीजिए, और नीचे एक डबल बॉन्ड O है ऑलरेडी, बन गया। मजाक मजाक में बन गया। मैं भी हूं, हाँ हाँ हम भी है निकिता। आइए, तो बहुत आसानी से सॉल्व हो गया। हमने क्या किया, पहले सल्फ्यूरिक बनाया, सल्फ्यूरिक में थायो ऐड करना है, हमने एक ऑक्सीजन हटाया और एक सल्फर ऐड किया, तो ऑक्सीजन निकला और सल्फर वहां ऐड हुआ, स्ट्रक्चर अपने आप ऐसा आ गया। ऑक्सीजन पे भी 2 लोन पेयर था शायद, है ना, सल्फर पे भी सेम ग्रुप का है, 2 लोन पेयर हो गए। अब स्ट्रक्चर को देखो, आप क्या बतौलेबाजी कर रहे थे, क्या आप ट्राई कर रहे थे, कुछ से कुछ, क्या ही लंबे लंबे बांस जैसे, बैम्बू जैसे स्ट्रक्चर्स ड्रॉ कर रहे हो यार, क्या है? कुछ भी मतलब ऐसे नहीं होता है। ये है आपका थायोसल्फ्यूरिक। अब आ जाइए ऑक्सीडेशन स्टेट पे। मैं अगर आपसे ये पोलर नॉन पोलर में क्यों ये करवा रहा हूं? सर आपने तो क्लासिफिकेशन ऑफ केमिकल बॉन्ड स्टार्ट किया ना, तो आपने पेरोक्साइड को, चलो आपने दिखाया कि उसमें पोलर नॉन पोलर दोनों है। सर थायोसल्फ्यूरिक में आप स्ट्रक्चर सिखा रहे हो। भैया स्ट्रक्चर सिखाऊंगा तभी तो आप पोलर नॉन पोलर निकालोगे। तो पहले सही वाला स्ट्रक्चर हमने आपको ड्रॉ करना सिखा दिया कि थायोसल्फ्यूरिक का करेक्ट ये है, वो सब नहीं है। अब आइए, आपके पास यहां पर ये तो डिफरेंट एलिमेंट, डिफरेंट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाले एलिमेंट हो, तो ये सब तो पोलर बॉन्ड है। मेरा सवाल है ये वाला बॉन्ड कैसा है? सेम एलिमेंट कनेक्टेड है, तो इसका मतलब ये पोलर है या नॉन पोलर? जल्दी से आप जवाब दे, मैं इंतजार कर रहा हूं। ये वाला पोलर है या नॉन पोलर? जल्दी, बहुत आसान है। आप इसको, इसलिए मैं बोल रहा हूं ये जवाब देने से ये पता चलेगा कि आप हैं वीडियो पर अवेलेबल, या हमें यहां पर डांस करते हुए छोड़ आप निकल के चले गए बाहुबली देखने। देखो बहुत तेजी से शर्मा जी ने बताया नॉन पोलर, वेरी गुड। और कौन कौन जगे हो भाई? जागते रहो, जागते रहो, जागते रहो, आते जाओ, आते जाओ। देख रहे हो बाकी लोग गायब है, कुछ लोग सो जाते हैं आराम से, वीडियो चला के सो जाते हैं। निकिता नॉन पोलर है, मुकेश नॉन पोलर है, नॉन पोलर नॉन पोलर नॉन पोलर, चलिए नॉन पोलर आ रहे हैं लोग, वेरी गुड। दोनों सेम एलिमेंट है तो नॉन पोलर ही होगा ना। लेकिन आप एक बात, कभी आपने क्या सोचा कि क्या कभी मन्नू सर ने आपसे क्वेश्चन पूछा है और आपका करेक्ट हुआ है आज तक? तो फिर आज भी नहीं हो सकता ना, ये नॉन पोलर होगा, पोलर हो जाएगा ये। दिस वन इज पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। बिल्कुल, आपको इनऑर्गेनिक पे भरोसा हो या ना हो, लेकिन है। मनमीत ने लिखा है पोलर क्योंकि नीचे वाला सल्फर पर डेल्टा पॉजिटिव होगा। अब क्यों सल्फर पर नीचे वाले पे डेल्टा पॉजिटिव होगा मनमीत?
चलो मनमीत ने लिख दिया, हमने तो क्लियर कर दिया पोलर है, नॉन पोलर नहीं है। अब मनमीत जी ने लिखा है पोलर क्योंकि नीचे वाले सल्फर पर डेल्टा पॉजिटिव होगा, तो क्यों होगा उस सेंट्रल एटम पर डेल्टा पॉजिटिव, आपका मनमीत बताइए, आपको उसका रीजन क्या लग रहा है? जल्दी से बताइए। ऑक्सीजन, अच्छा ज्यादा ऑक्सीजन अटैच होने के कारण, अच्छा ठीक है। चलिए आइए मैं इसको अच्छे से समझाता हूं। आप क्या करें ना, इस सल्फर और इस सल्फर, दोनों सल्फर की हाइब्रिडाइजेशन तैयार करें। एक सिग्मा और दो लोन पेयर, एक सिग्मा और दो लोन पेयर है, तो इस सल्फर की जो हाइब्रिडाइजेशन होगी ना दोस्त, वो sp2, एक सिग्मा और दो लोन पेयर। अब इस सल्फर की हाइब्रिडाइजेशन पे आ जाए, ध्यान से, 1 2 3 4 सिग्मा है, 4 सिग्मा का मतलब इसकी हाइब्रिडाइजेशन sp2 है। हमने आपको बहुत अच्छे से पढ़ाया, सिखाया, लिखाया, समझाया, सुझाया, क्या इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल परसेंटेज एस कैरेक्टर। हमने कई बार एच बॉन्ड में भी आपको बोला sp हाइब्रिडाइजेशन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा देन sp2 देन sp3। तो आपका जो ये सल्फर है ना दोस्त, दैट इज sp2 हाइब्रिडाइज, 1 2 3, और ये वाला sp3, ये वाला sp3 है, सही है। इसीलिए यहां पर इस बॉन्ड में वो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होने के कारण ये अपने तरफ इलेक्ट्रॉन को पुल करेगा, क्लियर हुआ। इसीलिए इस सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट हो जाएगा -2। और अब इसको आ जाइए, इसमें ऑक्सीजन पुल करेगा, ऑक्सीजन पुल करेगा, मतलब इस सल्फर ने 6 तरफ इलेक्ट्रॉन छोड़ा है, रिलीज करा है। इसीलिए इस सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट हो जाएगी +6। मतलब थायोसल्फ्यूरिक एसिड में आपका जो फाइनल आया वो ऑक्सीडेशन स्टेट क्या आया, सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या आया दोस्त सर, -2 n +6। और एवरेज ऑक्सीडेशन स्टेट क्या आया, 6 - 2 / 2 +2। तो एवरेज आया +2 और एक्चुअल आया -2 n +6। हमने स्ट्रक्चर के साथ, हाइब्रिडाइजेशन के साथ बड़ी अच्छे से कोशिश की सिखाने की आपको। और अब आपको समझ में आया होगा कि क्यों हमने पी ब्लॉक के इस कंटेंट को यहां पर आपको दिखाया। आपसे थायोसल्फ्यूरिक एसिड का स्ट्रक्चर भी पूछा जाता है, ऑक्सीडेशन स्टेट भी पूछा जाता है, हर चीज इसके बारे में पूछी जाती है। तो हमने बहुत सारे एक तीर से निशाने लगाए और उम्मीद है आपको यह समझ में आया होगा कि क्यों ये पोलर है, क्यों ऑक्सीडेशन स्टेट उसकी -2 है और इसकी +6, क्योंकि ये हर जगह रिलीज कर रहा है। तो ये अल्टीमेटली +6 और वो अल्टीमेटली -2। सभी लोग प्रेम से बोल दें इनऑर्गेनिक वाले बाबा जी की जय। समझ में आ गया? अगर अच्छे से तो बोले यस सर, क्लियर हो गया। जल्दी जल्दी। मनमीत आपने सही लिखा, लेकिन थोड़ा सा उसमें करेक्शन की जरूरत है, क्योंकि कई बार जो आप बोल रहे हो हर तरफ ऑक्सीजन होने से नहीं भी हो सकता, लेकिन यहां हुआ क्योंकि ऑक्सीडेशन स्टेट को उसने चेंज किया, ऑक्सीडेशन स्टेट और हाइब्रिडाइजेशन को वो चेंज किया उसने। गुड, सभी लोग बताएं, उम्मीद है समझ में आया होगा। थायोसल्फ्यूरिक अब आप नहीं भूलेंगे, जब भी थायोसल्फ्यूरिक आपको करना हो, सल्फ्यूरिक में थायो वर्ड जोड़ना, एक ऑक्सीजन हटाना है, एक सल्फर ऐड करना, बड़े आराम से थायोसल्फ्यूरिक। सभी लोग लिखते जाएं। समझ में आ गई चीजें अच्छे से या नहीं प्लीज? तो क्लासिफिकेशन का एक तरीका हमने लिया, पोलैरिटी के आधार पे अगर अपन कोवैलेंट बॉन्ड को क्लासिफाई करते हैं। क्या आ रहा है क्वेश्चन सर, ये ऊपर वाले सल्फर में इलेक्ट्रॉन कैसे जा रहा है सर, नीचे वाले पर तो ज्यादा पॉजिटिव चार्ज होगा। अरे भैया वो पॉजिटिव चार्ज आया कैसे, वही तो समझना है। रिलीज करने के बाद आया ना, आने के बाद थोड़ी रिलीज हुआ, रिलीज करने के बाद आया, यही तो समझना है। ये sp2 है, ये sp3 है, ये ऑक्सीडेशन स्टेट क्यों -2 उसकी हो गई, क्योंकि वो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है। समझ रहे हो चीजों को? तब तो किसी एलिमेंट को ऑक्सीजन से अटैच करोगे, ऑक्सीजन की -2 है, एलिमेंट की पॉजिटिव है, तो बोलोगे ऑक्सीजन इज लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव, क्योंकि उसका नेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट है। ऐसे थोड़ी ना होता है। उसका नेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट तो प्रदीप भैया इसी वजह से हुआ ही, क्योंकि वो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है।
तो इसका -2 इसी वजह से हुआ भाईजान, क्योंकि वो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, और उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को हमने एक्सप्लेन करके दिखाया आपको हाइब्रिडाइजेशन से। भैया जी समझ में आया? बोले तो स्माइल प्लीज। आइए, तो थायोसल्फ्यूरिक एक हमने क्लासिफाई किया, एक बेसिस। दूसरा बेसिस कुछ लिया जाए, अच्छे से देखिए, बेसिस ऑफ नेचर ऑफ ओवरलैप आपको दिखाता हूं मैं। ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ ओवरलैप, कोवेलेंट बॉन्ड के लिए ऑर्बिटल्स को ओवरलैप करना होता है, आपने सुना होगा। 9-10th में उसको शेयरिंग बोलते हैं हम लोग, अपर लेवल पे आके इंजीनियरिंग मेडिकल लेवल पे क्या बोलते हैं? ओवरलैपिंग। प्रदीप आपने बोला नहीं, आपका क्लियर हुआ या नहीं प्लीज? तो ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ ओवरलैप, जैसे आपने सुना होगा कि इस तरह से ओवरलैप करते तो सिग्मा, इस तरह से ओवरलैप करते तो पाई। जरा ध्यान दे, तो सबसे पहला एक टाइप है सिग्मा, ठीक है, जिसको आप सिग्मा सिंबल से ऐसे लिख देते हो। दूसरा आप बोलते हो पाई बॉन्ड, जिसको आप पाई सिंबल से दिखाते हो। इसके अलावे फिर एक डाउट है सर, एक चीज और, वो मैं ऐसे इसलिए कह रहा था जैसे हम ऑर्गेनिक में इंडक्टिव लगाते हैं वो। अब लगाइए ना, हम कब मना किए कि आप ऑर्गेनिक में इंडक्टिव नहीं लगाइए। वहां पर आपके हाइब्रिडाइजेशन सेम होते हैं, इसीलिए आप वहां माइंड नहीं करते हैं चीजों को। देखो, आपको पहले समझना पड़ेगा, धीरे धीरे ये कोवेलेंट कंपाउंड्स में आगे जाते जाएंगे तो ऑक्सीडेशन स्टेट्स का कैलकुलेशन करना आपको सिखाएंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। सवाल ये उठता है कि टर्मिनल सल्फर का -2 ऑक्सीडेशन स्टेट क्यों हुआ, पहले आप ये समझ ले। तो -2, क्योंकि पहले देख लो कि एलिमेंट, जो दो एलिमेंट कनेक्टेड है, उसमें जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा दैट विल एक्वायर नेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट, जो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा उस पर पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट आएगी। तो पहले तो यही ना इसका फंडामेंटल कॉन्सेप्ट है कि नेगेटिव जाएगा किसके पास, जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा। आइसोलेटेड एटम नहीं चल रहा ना यहाँ पे, यहाँ आइसोलेटेड एटम नहीं, यहाँ कनेक्टेड एटम है। इसीलिए पहला बेस कॉन्सेप्ट, जैसे हमने हाइड्रोजन बॉन्ड में आपको खूब सारा आपको कंफ्यूजन करवाया, लेकिन हमने बहुत क्लियर किया ना प्रदीप, कि आपको स्ट्रेंथ को लेकर के कभी कोई कर देते थे कि O+ की ज्यादा तो कभी O-। तो हमने क्या किया, सबसे पहले प्रायोरिटी आपसे क्या करवाया, सबसे पहले एक्स को देखो, एक्स किस में ज्यादा फेवरेबल है हाइड्रोजन बॉन्ड क्रिएट करने के लिए, बेसिक कॉन्सेप्ट पे जाओ। अगर क्वेश्चन एक्स से सॉल्व हो गया तो इजी, गुड। अगर एक्स से सॉल्व नहीं हुआ तब देखो कि वाई कहां पे मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा, कहां पर वाई स्टेबल फॉर्म में होगा। तो उसी तरीके से कोर कॉन्सेप्ट पे जाइए। कोर कॉन्सेप्ट ये है कि जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा पहले आप उसका नेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट असाइन करेंगे। तो हमने कोवेलेंट बॉन्ड से पहले डिसाइड किया कि एक के हाइब्रिडेशन sp2 है, दूसरे के हाइब्रिडेशन sp3 है, तो बहुत क्लियर हो गया कि भैया sp2 वाला मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, वो नेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट लेगा। अब चूंकि 2 बॉन्ड है तो वो -2 ले रहा है, और 6 बॉन्ड है तो ये पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट में +6 होगा। अब क्लियर हो गया होगा आपका। चलिए आइए, तो सिग्मा बॉन्ड, पाई बॉन्ड, एक तीसरा भी कोवेलेंट बॉन्ड होता है डेल्टा बॉन्ड। भाई साहब, वैसे हमने कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में डिस्कस किया हुआ है, फिर भी यहां पे बोल दो, डेल्टा सिंबल से इसको आप दिखाते हैं। एक होता पाई बॉन्ड, लेकिन जानते हैं पगलाना नहीं है हमें, हमारे सिलेबस में सिग्मा और पाई होता है, और डेल्टा का एक इंट्रोडक्शन है, चूंकि एग्जाम्पल है तो बस एक इंट्रोडक्टरी तौर पे आप इसको सुनते हैं, लेकिन 5 बॉन्ड भी होती है भाई साहब। तो चलिए ध्यान नहीं देने, अब आ जाइए। सिग्मा बॉन्ड आप कब बोलते हो, जब 2 ऑर्बिटल एक्सियल ओवरलैप करता है सामने से, एक्सियल एक्सिस पर ओवरलैप, सही है। और इससे जो बनने वाले बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होता है वो दोनों न्यूक्लियस के बीच में होता है, नहीं, इससे जो बनने वाले बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होता है वो कंप्लीट इस बीच में होता है, दोनों न्यूक्लियस के बीच में, इसलिए आप सिग्मा बॉन्ड को काफी स्टेबल बॉन्ड बोलते हैं, स्ट्रॉन्ग। पाई में ओवरलैप साइड से होता है, और चूंकि यहां न्यूक्लियस है इसलिए न्यूक्लियस एक दूसरे को रिपेल करता है, तो इस वजह से ओवरलैपिंग अमाउंट यहां कम होता है। आप इसको एक्सियल, तो इसको क्या बोलते हो, साइडवेज ओवरलैप ना, यहां ओवरलैपिंग कम होता है,
क्योंकि न्यूक्लियस सामने से रिपेल करेगा, साइडवेज ओवरलैप या लैटरल भी बोलते हैं आप। और इस ओवरलैप के बाद जो बॉन्ड बनेगा वो बॉन्ड की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी दोनों न्यूक्लियस के लाइन के ऊपर होती है और नीचे होती है। आप ऐसे बनाते हैं, क्लियर है? ये बीच में एक नोडल प्लेन क्रिएट हो जाता है एनीवेज। तो ये उसके रिस्पेक्ट में वीक बॉन्ड है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को न्यूक्लियस बांधे हुए, यहां पर बांधे हुए नहीं, ये ऊपर और नीचे प्लस साइन, क्लियर? डेल्टा बॉन्ड में ऑर्बिटल से एक दूसरे के ऊपर जाके छप जाता, सुपर इंपोजिशन होता, लेकिन डी ऑर्बिटल का, एस का नहीं और पी का नहीं। एफ की तो बात करनी ही नहीं है हमें, ठीक है? तो आप ऐसे लिखेंगे, इसमें सुपर इंपोजिशन होता, जाके छप जाता है, सुपर इंपोजिशन ऑफ हाई एनर्जी ऑर्बिटल्स। किसकी? हाई एनर्जी ऑर्बिटल्स, मतलब जैसे डी ऑर्बिटल, लाइक डी ऑर्बिटल। एस और पी बिल्कुल नहीं। सुपर इंपोजिशन किस तरह से, मैं एक बार फील करवाता हूं। हमने आपको मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थियरी, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बहुत जगहों पर हमने झलक दिखाया है। मान लो ये x है, ये y है, ये x है, ये y है, ये dxy है, ये dxy है। इनको ले जाके छाप देना है अलोंग z एक्सिस। इनको ले जाना है कैसे दोस्त? अलोंग z एक्सिस। तो जब आप अलोंग z एक्सिस ले जाएंगे तो ये यहां इससे मिलेगा, ये इससे मिलेगा, ये इससे मिलेगा और ये इससे मिलेगा, सुपर इंपोजिशन। और आश्चर्य नहीं होना चाहिए आपको बिल्कुल भी, इससे स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनेगा। डेल्टा बॉन्ड स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है, कमजोर नहीं होता। जैसे पाई बॉन्ड को आप क्या बोलते हैं? वीक बॉन्ड। क्यों बोलते हैं वीक बॉन्ड? क्योंकि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी न्यूक्लियस के बीच में नहीं है, इसलिए आप इसको बोलते हैं वीक बॉन्ड। लेकिन आप एक बार सिग्मा बॉन्ड को स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बोलते हैं। सिग्मा और डेल्टा में कभी सिग्मा भी स्ट्रॉन्ग हो सकता है, कभी डेल्टा भी स्ट्रॉन्ग हो सकता है। सिग्मा स्ट्रॉन्ग, दोनों स्ट्रॉन्ग बॉन्ड्स होते हैं। तो एनीवेज एक 5 बॉन्ड होता है, हमारे सिलेबस में नहीं है, लेकिन हाँ डेल्टा भी सिलेबस में ऐसे नहीं पढ़ना होता। लेकिन डेल्टा के एग्जांपल है Mn2CO10, CO2CO8, बहुत सारे एग्जांपल आप सॉल्व करते हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड वगैरह में पर्टिकुलरली। तो बेसिस ऑफ ओवरलैप के आधार पे कोवेलेंट बॉन्ड को आप सिग्मा, पाई, डेल्टा, फाई ऐसे बांट सकते हैं। बेसिस ऑफ पोलैरिटी में कोवेलेंट बॉन्ड को पोलर कोवेलेंट, नॉन पोलर कोवेलेंट ऐसे बांट सकते हैं। क्या कोई और तरीका हो सकता है? बहुत अच्छा तरीका हो सकता है। ध्यान दे, ध्यान दे। वो कौन सा बेसिस होता है? बेसिस ऑफ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स शेयर्ड। बेसिस ऑफ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स शेयर्ड। सर ये आपने क्या बोला? बिल्कुल आपको ध्यान देना होगा, तभी आप समझ पाएंगे। ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स शेयर्ड, सिंगल बॉन्ड, ये लीजिए सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड बोलते हैं आप। कितने इलेक्ट्रॉन शेयर होते हैं? सर 2। डबल कोवेलेंट बॉन्ड कितने इलेक्ट्रॉन शेयर होते हैं? सर 4। ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड, हाँ जी 6। 4 भी बना लो। सर क्या मजाक कर रहे हो? मजाक मैं कहां कर रहा हूं? मजाक तो जिंदगी ने हम लोगों के साथ किया है कि इनऑर्गेनिक ला के थोप दिया है हमारे ऊपर। आप क्या बनाना चाहते हैं? मैंने बार बार बोला आपको, जंग मोहब्बत और इनऑर्गेनिक में भाई साहब सब जायज है। तो जो आप नहीं जानते हैं इसका मतलब ये नहीं कि वो नहीं होता है। बहुत सारी चीजें आप जानते कितना, हम जानते कितना, साइंस का हमें एस नहीं पता है। तो हाँ आप बिल्कुल सही देख रहे हैं। आप यहां पे 4 देख रहे हैं और वहां पे 5 देख रहे हैं और यहां पे 6 देख रहे हैं। होते हैं ऐसे बॉन्ड्स भी होते हैं। इसमें 12 इलेक्ट्रॉन्स ऑफ शेयरिंग है, इसमें 10 इलेक्ट्रॉन्स ऑफ शेयरिंग है, वहां बी छूट गया। यहां पे 12 इलेक्ट्रॉन्स ऑफ शेयरिंग है, बिल्कुल। यहां पे 8 इलेक्ट्रॉन्स ऑफ शेयरिंग है। आप इसको क्या बोलते हो? सर ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड। इसको क्या बोलते हो? क्वाड्रपल बॉन्ड। क्या बोलते हो? क्वाड्रपल बॉन्ड। तो ठीक है ना, इसको अपन डिस्कस नहीं करेंगे, लेकिन चलो पता तो चला कि हाँ कुछ ऐसी चीजें होती है
और इसमें इंट्रोड्यूसिंग 5 बॉन्ड, इसी में इंट्रोड्यूसिंग 5 बॉन्ड, 5 आने लगता है। ठीक है, एनीवेज आइए अभी जो हम लोगों को काम करना, तो इसमें डिफरेंस क्या है, 2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग, 4 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग, 6 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग, सही है। अच्छा सर ये बताओ सिंगल बॉन्ड कौन सा बॉन्ड होता है, सिग्मा या पाई? सिंगल बॉन्ड कौन सा बॉन्ड होता है, सिग्मा या पाई? ध्यान से, ये दोनों हो सकता है, सिंगल सिग्मा बॉन्ड भी हो सकता है या पाई बॉन्ड भी हो सकता है, सॉरी डेल्टा भी हो सकता है, सिग्मा और पाई नहीं, सिग्मा एंड डेल्टा। लेकिन एमओटी तो यह कहता है कि सिंगल बॉन्ड पाई भी हो सकता है, याद करें। लेकिन फिलहाल हम लोग एमओटी के कॉन्सेप्ट पर नहीं जा रहे, अगर नहीं कुछ बोली जा रही है चीजें तो आप वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के कॉन्सेप्ट पर है, इसीलिए सामान्य चीजों को ही कंसीडर करें। सिंगल बॉन्ड लेकिन सिग्मा और डेल्टा दोनों हो सकता है, सिग्मा तो नॉर्मली जानते हैं और डेल्टा हमने आपको दिखाया है, CO2 CO होलेट का आपने एग्जांपल लिया, CO2 CO होलेट का आपने एग्जांपल लिया, ये डेल्टा बॉन्ड था, याद करें। Mn2 CO होल्टेन का एग्जांपल आपने लिया, वो डेल्टा बॉन्ड था। अब डबल में क्या होगा, आप बोलते हो एक सिग्मा प्लस एक पाई, बिल्कुल सही है, डेल्टा प्लस पाई नहीं होता, एक सिग्मा प्लस एक पाई। सिंगल में या तो सिग्मा होगा या डेल्टा होगा, दोनों चीजें हो सकती है। अब आज ट्रिपल में क्या होता है सर, एक सिग्मा प्लस 2 पाई बॉन्ड। क्वाड्रपल में क्या होता है, एक सिग्मा 2 पाई और एक डेल्टा बॉन्ड। अब समझ में आ गई होंगी चीजें। सर क्या वाकई ऐसा कुछ होता है, बिल्कुल होता है। मैं एक एग्जांपल आपको दिखाता हूं, बहुत सारे हैं वैसे, Re2Cl8 डबल माइनस, बहुत सारे हैं, W2Cl8 पर 4 माइनस वगैरह वगैरह, बहुत सारे हैं। इसमें देखो मैं दिखाता हूं कैसे, रीनियम और रीनियम के बीच 4 कोवेलेंट बॉन्ड है और 8 क्लोरीन, चूंकि रीनियम के पास 7 ब्री होने के कारण ये 7 ही बॉन्ड बनाने के चांसेस थे, बट 2 माइनस होने के कारण दोनों जगह एक एक माइनस एक्स्ट्रा हुआ और ये 8 बॉन्ड उसने बनाया, 2 माइनस। क्लियर है, Re2Cl8 पर 2 माइनस, रीनियम 7b का 7 बॉन्ड तक जा सकता था, बट ये 8 बॉन्ड बनाए हुए, बीच का 4 बॉन्ड और 4 बॉन्ड दोनों अपना अलग अलग। तो आपने क्या सीखा, कोवेलेंट बॉन्ड का जो क्लासिफिकेशन है, हमने आपको बोला पोलर कोवेलेंट, नॉन पोलर कोवेलेंट, बहुत सिंपल। हमने आपको अच्छे से आप सीखे, हमने आपको बोला सिग्मा पाई डेल्टा और फाई, सिग्मा एक्सियल ओवरलैप, पाई लैटरल ओवरलैप, डेल्टा सुपर इंपोजिशन लेकिन हाई एनर्जी ऑर्बिटल, और हमने एक क्या बोला बेटा, क्या बोला हमने, पाई बॉन्ड, जानना नहीं। फिर हमने ये भी बोला कि ये भी आधार हो सकता ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेयर, तो सिंगल बॉन्ड। सिंगल कोवेलेंट लोग रटे रहते हैं कि सिग्मा होता है, हमने क्या बोला, नहीं सिग्मा भी हो सकता है और डेल्टा भी हो सकता है। एमओटी तो कहता है पाई भी हो सकता है, लेकिन हम लोग इग्नोर करते हैं, वीबीटी के अकॉर्डिंग बातें कर रहे हैं। फिर हमने बोला कि डबल कोवेलेंट, डबल में सिग्मा और पाई, एक सिग्मा एक पाई। ट्रिपल कोवेलेंट, एक सिग्मा 2 पाई। क्वाड्रपल बॉन्ड जैसे ही आता है तो उसमें एंट्री हो जाएगी डेल्टा बॉन्ड की, क्लियर है। और जब हेक्सट्रपल बॉन्ड स्टार्ट होता है, 6 बॉन्ड वाला स्टार्ट होता है, तो वहां पर 5 बॉन्ड भी आने लगता है डेल्टा सिग्मा पाई के साथ, लेकिन हम लोगों को जानना नहीं है तो हम लोग उधर छोड़ रहे हैं इन चीजों को डिस्कस। अब एक बड़ी अच्छी बात है आपसे शेयर करने जा रहा हूं, क्या सिंगल डबल और ट्रिपल बॉन्ड, क्वाड्रपल को भी छोड़ते हैं थोड़ी देर के लिए, जो हमारे सिलेबस में मेन स्ट्रीम में उस पर बातें करते हैं, क्या सिंगल डबल और ट्रिपल बॉन्ड में क्या महज इतने ही डिफरेंसेस हैं कि सिंगल में 2 इलेक्ट्रॉन, डबल में 4 इलेक्ट्रॉन शेयर के और ट्रिपल में 6 इलेक्ट्रॉन शेयर के, क्या इतने ही डिफरेंसेस है? नहीं, और भी डिफरेंस, खतरनाक डिफरेंस। क्या डिफरेंस है? सिंगल बॉन्ड से डबल बॉन्ड आपका ज्यादा एस कैरेक्टर ऑक्यूपाई करता है और डबल बॉन्ड से ज्यादा एस कैरेक्टर ऑक्यूपाई करता है ट्रिपल बॉन्ड। ये क्या है और इसको क्या बोलते हैं और ऐसा क्यों होता है, समझते हैं अगले पेज में। हमने क्या आपको अभी बोला, एक बार इससे पहले बोल दें
क्या आप लोगों को यहां तक के चीजों में किसी को कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? सभी लोगों ने अच्छे से सीखा? नई चीजें शायद मैंने कुछ चीजें आप लोगों को शायद सिखाए हो सभी लोग? सभी लोग क्लियर करें एक बार प्लीज। नहीं, नहीं प्रदीप जी, नहीं होता। सभी लोग बताएं। आप ओवरलैपिंग करवाएंगे तब आपको समझ में आएगा। ओवरलैपिंग डायग्राम जब तैयार होगी उस समय में समझ में आएगा कि आप पॉसिबिलिटी नहीं है, जैसे हाइब्रिड ऑर्बिटल से आप पाई नहीं बना सकते, पॉसिबिलिटी नहीं होती है। अब बाकी फिर आप जानते हैं कि जंग मोहब्बत और इनऑर्गेनिक में सब जायज है, इसलिए विशेष कंडीशन पर बात ना करें। नहीं, हाइब्रिड ऑर्बिटल पाई भी बनाते हैं, इथाइन का केस है, तो स्पेशल कंडीशन पर ना जाए। यस सर, क्लियर है, सभी लोगों ने लिखा, वेरी गुड। अब इस तीन बॉन्ड को, जो जनरल हमारा बॉन्ड होता है, हम इसे पकड़ने जा रहे हैं, ठीक है। अब इन तीनों में क्या डिफरेंसेस सिर्फ यही है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेयर्ड मोर है? ध्यान से देखिए, नहीं और भी है। मोर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेयर्ड, ध्यान से देखिए, है क्या कहानी। यहां पे 2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग है, यहां पर 4 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग है, और यहां पर 6 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग है। लेकिन अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ, किसके प्रभाव में? 2 न्यूक्लियस। अच्छे से सीखेंगे। अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ 2 न्यूक्लियाई। अच्छा एक बात बताएं, 2 न्यूक्लियस के प्रभाव में 2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो रही है, यहां पे भी तो 2 ही इलेक्ट्रॉन के, 2 ही न्यूक्लियस के प्रभाव में है। आपको चीजें समझ में आई? अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ 2 न्यूक्लियाई, 2 ही न्यूक्लियस के प्रभाव में यहां पे 4 इलेक्ट्रॉन, और यहां पे भी तो एग्जैक्टली वही बात है ना, अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ, अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ 2 न्यूक्लियाई। तो कहने का मतलब क्या है, मैं क्या आपसे बोल रहा हूं? मैं आपसे यह कह रहा हूं कि आपके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेयर्ड बढ़ रहे हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेयर्ड बढ़ रहे हैं, हाँ जी, और न्यूक्लियस की संख्या उतनी ही है। मतलब पहले 2 इलेक्ट्रॉन को, 2 न्यूक्लियस को 2 इलेक्ट्रॉन को होल्ड करना था, बट अब नाउ इंक्रीजिंगली 2 न्यूक्लियस को 6 इलेक्ट्रॉन को होल्ड करना है। तो नाउ द टास्क इज, समझ रहे हैं, पहले के रिस्पेक्ट में मोर टफर। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, तो जब ये टास्क मोर टफर है, मोर टफ टास्क है, काम है, ज्यादा डिफिकल्ट काम है ये, तो ऑब्वियस सी बात है ट्रिपल बॉन्ड की स्टेबिलिटी कम होनी चाहिए सिंगल के रिस्पेक्ट में, क्योंकि 2 न्यूक्लियस को हमारा 2 इलेक्ट्रॉन को पकड़ना है, और 2 न्यूक्लियस को 6 को पकड़ना है। ऐसा भी नहीं कि प्रोटॉन बढ़ रहा है, एलिमेंट भी वही है। तो हमने क्या बोला कि अब तो ट्रिपल बॉन्ड पर, इलेक्ट्रॉन पर न्यूक्लियस की पकड़ कमजोर हो जानी चाहिए, तो ट्रिपल बॉन्ड को वीक होनी चाहिए ना। लॉजिक समझ में आया मैंने क्या बोला? क्यों सिंगल बॉन्ड से वीक होना चाहिए डबल को, और डबल से वीक होना चाहिए ट्रिपल को? क्या ये चीजें क्लियर हुई आपकी? बोलिए। शायद आपने कभी नहीं सोचा होगा इस बारे में, लेकिन हमने आपको यही चीज सिखाया, तो अब आप इसका सॉल्यूशन ढूंढेंगे। हमने आपको बताया कि क्यों सिंगल से ज्यादा डबल को कमजोर होना चाहिए, वीक होना चाहिए, डबल से वीक होना चाहिए ट्रिपल को, क्योंकि 2 न्यूक्लियस के ही इंफ्लुएंस में 2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग, 4 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग और 6 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग, एक्चुअली ऐसा होना ही चाहिए। फिर क्यों नहीं होता है भाई? कोई आंसर करेंगे ऐसा क्यों नहीं होता है फिर? बताइए, मैं वेट कर रहा हूं कि ऐसा क्यों नहीं होता है फिर। क्योंकि हम सबको पता है कि ट्रिपल बॉन्ड जो है वो इज मोर स्ट्रॉन्गर देन सिंगल बॉन्ड, तो ऐसा क्यों है फिर?
बताइए बताइए। सोचिए 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 सोचिए। बहुत अच्छी चीज हमने पूछी है आपसे। कोई बताइए, मैं वेट कर रहा हूं, मैं जानना चाह रहा हूं। अरे, जो बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन थे उन्हें तो न्यूक्लियस पहले ही होल्ड कर रहा था ना। जो बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन थे उन्हें तो न्यूक्लियस पहले ही होल्ड कर रहा था ना। बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन्स थे उन्हें तो न्यूक्लियस पहले ही होल्ड कर रहा था। मेरा सवाल है, सिंगल में 2 इलेक्ट्रॉन है, 2 न्यूक्लियस, ट्रिपल में 2 न्यूक्लियस पर 6 इलेक्ट्रॉन है। दूसरा जवाब है सर, इससे शायद हम इनकी बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी से समझ सकते हैं इसे शायद। तो भैया वही तो, वो स्ट्रांग है इसीलिए तो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी ज्यादा है। मैंने पूछा क्यों स्ट्रांग है, हमने ये पूछ लिया आपसे। उसको तो वीक होना चाहिए ना, मेरी बात को समझिए। वही तो मैं पूछ रहा हूं, उसकी बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी क्यों ज्यादा है। समझिए, एक्चुअली उसकी जेड इफेक्टिव तो पुअर हो रही है ना। आपको कोई चीज पकड़ने के लिए हाथ में दिया जाए, 2 हाथ है, 10 उंगलियां हैं, आपको नारियल वाला जो होता है, कोकोनट डाब जो होता है, आपको दे दिया जाए पकड़ने के लिए। एक डाब आपने पकड़ा हुआ है, अब आपने 2 डाब पकड़ लिया वो कोकोनट। तो जब आपने 2 बॉडी पकड़ लिया तो आपसे नहीं पकड़ाएगा, ऑब्वियस सी बात है। कितना तो सिंपल मैंने बोला। तो अगर ऐसा होता कि अब आप पहले से ज्यादा इफेक्टिव पकड़ रहे हो तो कुछ तो लॉजिक आया होगा ना। ऐसा कैसे हो जाएगा कि अब ज्यादा इफेक्टिव भाई पकड़े हम, हाथ तो मेरे पास 2 ही है। लेकिन अगर ऐसा हो गया कुछ तो एक्स्ट्रा चीजें आई होंगी ना, ड्यू टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। कैसे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, जब न्यूक्लियस वही है, यहां एटम थोड़ी ना चेंज हो रहा है, एटम तो वही है। हाँ शर्मा जी, कैसे ड्यू टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, कैसे बताइए बताइए। अरे सर क्या बताएं, आप भी सर एकदम ना खोदते रहते हैं सर। हम लोगों को आदत है सर हवा में तीर चलाने की, हम लोग फेंकते रहते हैं सर, आप पकड़ते क्यों हैं? हाँ, मोदी जी से कुछ तो सर हम लोग सीखे, आप बात बात पे सर पकड़ते रहते हैं। चलिए आइए, देखिए मैं समझाता हूं, ध्यान। बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है एक्चुअली। जैसे जैसे उसके पास इलेक्ट्रॉन्स बढ़ रहा है, 2 ही न्यूक्लियस को संभाल रहा है, तो वो अपनी एडेप्टिबिलिटी बढ़ाता है। देखो एक कुछ नया आया है, जैसे हम बॉन्ड ब्रेक करना स्टार्ट करेंगे तो पहले जब ब्रेक करेंगे तो सिंगल से कम लगेगी, फिर दूसरे बॉन्ड को भी सिंगल से कम लगेगी और लास्ट में सिंगल बॉन्ड बन जाएगा। उसके बाद रशिया और यूक्रेन का युद्ध हो जाएगा। लंबा लिखा है यार। है ऐसे तो लोग चिट्ठियां लिखा करते हैं। जैसे हम बॉन्ड ब्रेक करना स्टार्ट करेंगे तो पहले जब ब्रेक करेंगे, भैया अभी बना नहीं है सही से, तुम ब्रेक भी कर रहे हो। चलो आ जाओ, कोई नहीं, आइए ध्यान दीजिए। हमने बोला कि आप एडेप्टिबिलिटी बढ़ाते हैं, अपना एडेप्टेशन बढ़ाते हैं। कई एक बार जब समस्याएं बढ़ती है, आपको ज्यादा चीजों को होल्ड करना पड़ता है, तो एडेप्टेशन बढ़ाते हैं। कोविड ले लो, कोविड ले लो, लोगों की एडेप्टिबिलिटी बढ़ती है ना, जितना ज्यादा उसको फेस करना पड़ता है तो अपने आप उसका इम्यून बढ़ता चले जाता है, ऑटो। तो जब आपको
एटम में 2 न्यूक्लियस है और एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स बढ़ रहे हैं उसको संभालने को, वो अपने आप एक एडेप्टेबिलिटी बढ़ाता है। क्या लाता है, ध्यान से सुनो, वो और उसको होल्ड करने के लिए, पकड़ने के चक्कर में, ठीक है, क्या कर रहा है, वो न्यूक्लियस तो बढ़ा नहीं सकता है, एटम तो दो एटम में 2 से ज्यादा न्यूक्लियस हो नहीं सकता है। वो क्या करता है, अपने इलेक्ट्रॉन को, जो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, उसको वो अपने ऑर्बिटल का एस कैरेक्टर देना स्टार्ट करता है, क्योंकि उसके पास ऑर्बिटल्स है, वो एस है, पी है, डी है, एफ है, एटम्स के पास। तो जब ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स आने लगता है तो उसको लगता है या तो भैया हम न्यूक्लियस बढ़ा के उसको पकड़े इफेक्टिवली, न्यूक्लियस वो बढ़ा नहीं सकता, एटम तो 2 फिक्स है। तब वो क्या करता है, उसको होल्ड अपना उस पर बढ़ाने के लिए उसको न्यूक्लियस के तरफ ले जाता, उसमें एस कैरेक्टर डाल देता है। क्या बोला हमने, उसमें एस कैरेक्टर वो इंपार्ट करना स्टार्ट कर। उसके पास दूसरा उपाय यही है, क्योंकि एस न्यूक्लियस के पास है, तो वो एस कैरेक्टर डालेगा ना, तो वो इलेक्ट्रॉन ऑटोमेटिकली न्यूक्लियस के क्लोज हो जाएगा, और न्यूक्लियस के क्लोज होने से अब उसकी स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ जाएगा। क्लियर हुआ मैंने क्या बोला? मैंने बोला कि ध्यान से, जैसे जैसे आपका नंबर ऑफ शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स बढ़ेगा, नंबर ऑफ शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीजेज, so to make the hold of nuclear charge more effective, s orbital character increases फॉर शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। इन शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स के लिए एस ऑर्बिटल का कैरेक्टर अब बढ़ने लगता है, क्योंकि एस इज हाईली पेनिट्रेटेड या मोस्ट पेनिट्रेटेड ऑर्बिटल, हमने पढ़ा है, एज एस ऑर्बिटल इज मोस्ट पेनिट्रेटेड। समझ रहे हैं ना? बाबूजी आपको पैसा पापा नहीं देते हैं ना, तो मम्मी को पता होता है कि बच्चे को जरूरी हो जाएगी कोई चीज, उसको पेन लेना है, कुछ लेना है, गोलगप्पा खाना है, हाथ डुबो डुबो के तो कुछ तो चाहिए, तो मम्मी दे देती है पैसा अलग से। मतलब आपकी जरूरत को पूरा करने के लिए जब आपकी नीड बढ़ रही है और आपको पापा नहीं दे रहे हैं, तो दूसरे कोई, या भाई दे दिया, या बहन दे दी, या दीदी दे दी, किसी ने दे दिया, हम तो नहीं देते हैं किसी को भाई। तो जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन शेयर्ड बढ़ रहा है, हमने क्या बोला, सबसे जो न्यूक्लियस पेनिट्रेटेड क्लोजर एस ऑर्बिटल है, उसका कैरेक्टर ऑटोमेटिकली शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स में आने लगेगा अपने आप, क्योंकि एस बढ़ने से वो न्यूक्लियस के पास जाएगा, और पास जाने से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ेगा, तो अपने आप स्ट्रेंथ बढ़ जाएगा। इसका मतलब यह हुआ कि अगर मैं बोलूं, अच्छे से सुनिएगा मेरी बात को प्लीज, अगर मैं बोलूं कि सिंगल, डबल और ट्रिपल बॉन्ड में क्या डिफरेंसेज है, तो आप बोलेंगे कि एक डिफरेंस तो सर ये है, अगर मैं बोलूं सिंगल, डबल और ट्रिपल बॉन्ड में क्या डिफरेंसेज है, आप बोलेंगे सर एक डिफरेंस तो मेजर ये है कि 2 इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन और 6 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग है। लेकिन सर उससे भी बड़ा डिफरेंस ये है, ध्यान से, क्या, परसेंटेज एस कैरेक्टर ऑक्यूपाइड, सबसे ज्यादा एस कैरेक्टर कौन लेता है, अच्छे से सीखेंगे कौन लेता है। सिंगल बॉन्ड से ज्यादा एस कैरेक्टर डबल बॉन्ड लेता है, और डबल बॉन्ड से ज्यादा एस कैरेक्टर ट्रिपल बॉन्ड लेता है। अब आपको चीजें समझ में आ गई होंगी, और उसी से स्टेबिलिटी बॉन्ड में बढ़ता है, बॉन्ड की मजबूती बढ़ती है, क्योंकि एस न्यूक्लियस के बहुत क्लोज है। आप इसी चीज को केमिस्ट्री में बेंट्स रूल के नाम से हम लोग जानते हैं। इन चीजों को केमिस्ट्री में अपन किस नाम से जानते हैं दोस्त? सर बेंट्स रूल के नाम से जानते हैं। हाँ जी, बेंट्स रूल। बेंट्स रूल का धंधा ही इतना है, यही क्लियर करना कि कहां पर एस कैरेक्टर की जरूरत, किस जगह पर नीड ज्यादा है। क्या लिखा है प्रदीप बाबू? सर आज समझ में आया एस कैरेक्टर इंक्रीज कैसे होता है, पहले तो रटा हुआ था देखिए बहुत सिंपल सी बात, हमने क्या बोला,
आप कोई चीज का कैरेक्टर अपने अंदर डेवलप कर लेते हैं, ठीक है। जब आपको मुसीबत आती है, आप चीजों को नहीं संभाल पा रहे हैं, तो क्या हमारा बॉडी भी एडजस्टमेंट करता है ना। आंख में धूल गई, कितना यार नेचर कितना बढ़िया चीज क्रिएट हमारे अंदर दिए हुए, उसकी क्रिएटिविटी देखो। अब आपके ग्लास पे, चश्मे पे धूल जाती है, तो लेके पकड़ के 4 बार लगा अब फिर रगड़ रहे हैं उसको। कोरोना भी बेचारा पिसा जा रहा है, लेकिन आंखों में अगर डस्ट जाए, थोड़ी जाए, ज्यादा जाए, कितना एकदम ऑटो क्लीन होता है, लगता है वाइपर अपने आप चल रहा है, अपने आप सिक्रीट करना स्टार्ट कर जाता है, कुछ ना कुछ ऐसा ल्यूब्रिकेंट कि वो वाइप करता और आपके सारे डस्ट को साइड में करता। तो आपने क्या देखा कि जब आपको परेशानियां बढ़ी, आप एक्स्ट्रा चीजों को संभाल नहीं पा रहे हैं, तो हमने अपने आप ये डेवलप किया कि हम उन चीजों को क्या दे दें। तो हमारे पास जब इलेक्ट्रॉन्स बढ़ रहे हैं, शेयरिंग इलेक्ट्रॉन्स बढ़ रहे हैं, तो अपने आप ये एडजस्टमेंट ले रहा है वो मॉलिक्यूल, क्या कि एटम क्या कर रहा है, भैया ज्यादा लोड बढ़ रहा है तो इसको एस कैरेक्टर दे दो ज्यादा, ताकि वो न्यूक्लियस के क्लोज आ जाए और हम लोग इसको अपन ज्यादा संभाल सके। कैसे माँ बाप कमजोर बच्चों के लिए कुछ ज्यादा एफर्ट लगा देते हैं बाकी बच्चों से, कमजोर बहुत सारे मामले में, फिजिकल भी हो तब भी, मेंटल भी हो तब भी, आप समझ पा रहे हैं, बहुत सारे ऐसे केसेस होते हैं। तो इसको बेंट्स रूल बोलते हैं, और बेंट्स रूल का भाई साहब धंधा ही इतना है, वो एस कैरेक्टर के डिस्ट्रीब्यूशन को डील करता है। तो क्यों ना ऐसा किया जाए। देखो पढ़ने का तरीका हम लोग कैसे ना, सांप सीढ़ी वाला जो खेल होता है ना, उसमें से सांप को हमने हटा दिया, सिर्फ सीढ़ी रखी है कि कौन सी टॉपिक उठाएं बॉन्डिंग की, और उसको इस्तेमाल करते हुए हम ब्लॉक में कहां पे एंटर कर जाए। और ये हर टॉपिक में स्कोप है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। बस लोग इनऑर्गेनिक को इस नजरिए से पढ़े ना, वाह मोदी जी वाह हो जाए इनऑर्गेनिक की, अच्छे से आपको लिटरली समझ में आएगी इनऑर्गेनिक फिर, और एकदम लगेगा कि कम्युनिकेटिंग है इनऑर्गेनिक, वाकई कम्युनिकेटिंग। कुछ भी कर लो दोस्त, असली केमिस्ट्री इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, कितना भी सर पटक लो, फिजिकल केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, जैसे फिजिक्स के टूल्स है मैथमेटिक्स, तो फिजिकल केमिस्ट्री डज नॉट डिस्क्राइब अबाउट द केमिकल चेंज, it only deals the qualitative analysis of any chemical change, any kind of chemical changes. फिजिकल केमिस्ट्री किसी चेंज को डिस्क्राइब नहीं करता, यह सिर्फ उस केमिकल चेंज के मैथमेटिक्स को डिस्क्राइब करता है, एक्सप्लेन करता है, क्वांटिटेटिव एनालिसिस, उसका क्वालिटेटिव अप्रोच है ही नहीं। कितना ग्राम भाई लोहा था, कितना एयर आया, कितना ऑक्सीजन लिया, कितना जंग बना, यही कर रहे हो ना आप। कितना एसिड था, क्या कंसंट्रेशन था, क्या कंसंट्रेशन बच रहा है, आप यही कर रहे हो। क्या प्रेशर था, क्या टेम्परेचर था, क्या इंथैल्पी थी, आप मैथमेटिक्स, आप वहां पर क्वालिटेटिव अप्रोच डील नहीं करते। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आप क्वालिटेटिव अप्रोच डील करते हैं। घुला क्यों नहीं, घुला तो क्यों, बॉन्ड बना तो क्यों, बॉन्ड नहीं क्यों बना, ये बॉन्ड नहीं बनाता है, ये बॉन्ड बनाता है, तो क्वालिटेटिव अप्रोच डील करता है। ऑर्गेनिक भी क्वालिटेटिव अप्रोच डील करता है, इनऑर्गेनिक भी क्वालिटेटिव अप्रोच डील करता है। ऑर्गेनिक में आपके लिमिटेड कार्बन्स, हाइड्रोकार्बन्स और उसके डेरिवेटिव्स हैं। इनऑर्गेनिक पागल है, पगला देता है हम लोगों को। हम लोग तारे जमी पर वाला बचवा वाला हिसाब किताब हम लोगों का, एलिमेंट्स आर डांसिंग वाला हिसाब होता है। कभी मैग्नीज आ रहा भैया, कभी ऑक्सीजन, कभी हाइड्रोजन, एक कभी क्लोरीन, किसको किसको याद रखे। और लोग बोलते हैं कि अकेले कार्बन इतने कंपाउंड्स बनाते हैं जितने कोई नहीं बनाते हैं। अभी आपको सिलिकॉन और बोरॉन से भेंट कहां हुई है? आपको क्या लगता है दुनिया सिलिकॉन और बोरॉन के बारे में कितना जानती है? मालूम है, दुनिया सिलिकॉन और बोरॉन के बारे में कुछ नहीं जानती है, कुछ नहीं जानती है। और ये शुरू हो रहा है, अभी दौर चल रहा है सिलिकॉन और बोरॉन के कंपाउंड्स का। तो सिलिकॉन और बोरॉन अपने आप में बहुत वाइड रेंज है उसकी केमिस्ट्री का, ठीक है। हम लोगों को समझो तो उसमें जाना भी नहीं होता उसके तरफ। एक कंपाउंड B2S6 ले दे के पढ़ना होता, नीडो बोरेन और अरेक्नोबोरेंस, सारे बोरेंस में से एक B2S6, तो त्राइमाम त्राइमाम, मत पूछो B2S6, पूछ दोगे तो नहीं बनेगा अपने से। यहां पे तो पूरी इनऑर्गेनिक में एलिमेंट्स चेंज होते रहती है। तो चलो आज वो बेंट्स रूल को क्यों ना हम लोग स्टार्ट करें, इससे ये लगेगा बहुत सारी चीजें ब्लॉक में हम लोग आएंगे। तो इंट्रोड्यूसिंग बेंट्स रूल, कुमार मन्नू सर इज इंट्रोड्यूसिंग बेंट्स रूल। आ जाइए। बेंट्स रूल स्टार्ट करता हूं मैं।
आप पहले यहां तक एक बार देख लें, कहीं पर कुछ कंफ्यूजन है तो आप एक बार पूछ लें, यहां तक की चीजों को मैं एक बार एक्सप्लेन कर दूं, फिर उसके बाद हम लोग आगे बढ़ रहे हैं बेंड्स रूल पर। एक बार मैं 1 मिनट के लिए आपको टाइम देता हूं, आप अच्छे से पहले चीजों को देख लें अच्छे से प्लीज।